आर्थिक परिस्थिति एक बहुत ही कॉमन परेशानी की वजह है और हमारी आज की परिचर्चा का विषय भी इसी पर आधारित है। फाइनेंशियल प्लानिंग, इसका मतलब वित्तीय नियोजन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि शायद ये उद्यमी महिलाओं के लिए है, हमारे बिजनेस सर्कल से जो जुड़ी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें हम गृहिणियों के लिए भी इसमें जुड़ना हम लोग के लिए आवश्यक है, क्योंकि हमें भी हमारी वित्तीय हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसको हम कैसे करके एक प्रॉपर प्लानिंग के जरिए उसको हम मैनेज कर सकते हैं। जैसे हमें बच्चों को शिक्षा के लिए जरूरत होती है, बिजनेस के लिए जरूरत होती है, घर बनाने के लिए, उनको विवाह के लिए। तो आज इसी पर हम परिचर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ी हैं दिल्ली से मीता जी श्वेल अग्रवाल, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। सबसे पहले मैं हमारी अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला मंच की राष्ट्रीय शारदा जी लाखोटिया का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि आज हमारे साथ वो जुड़े हैं। शारदा भाभी जी, एक बार हाथ रेस करके आप। शारदा भाभी जी, क्या आप सुन पा रही हैं? यस यस, बहुत पूरा बहुत सुन रही हूँ ललिता जी, पूरा सुन रही हूँ। बहुत बहुत आभार भाभी जी आपका। धन्यवाद आज धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, हमारे मंच के साथ जुड़े और हमें गौरवान्वित किए। बहुत बहुत आभार आपका। और हमारी राष्ट्रीय सचिव रेखा जी लाखोटिया, शायद वो अभी जुड़ी नहीं है हमसे। उत्तर प्रदेश की अध्यक्षा ललिता जी अग्रवाल, शायद वो भी अभी जुड़ी नहीं है। उत्तर प्रदेश की सचिव रानी खिमका जी, जो हमसे जुड़ चुकी हैं। रानी जी, आपका बहुत बहुत आभार, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे मंच का प्रोग्राम में आप सहभागी बने। आप सुन पा रही हैं? बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए ललिता जी। हाँ हाँ, बिल्कुल सुन पा रही हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, धन्यवाद जी। हमारी उत्कल प्रदेश की महिला सशक्तिकरण प्रमुख बबीता जी अग्रवाल, शायद वो नहीं जुड़ी है अभी हमसे। उत्तर प्रदेश की जन जागरण प्रमुख नीलम जी अग्रवाल, वो भी अभी नहीं जुड़ी है हमसे। आज की हमारी प्रमुख वक्ता हैं हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट श्रीमती निशा जी सुहेल अग्रवाल, को फाउंडर पॉइंट ग्रुप, जो कि दिल्ली से है। आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। आज हमें अपने कीमती समय से जो समय निकाल के हमें जो अपना वक्तव्य दे रहे हैं, उससे लगता है कि हम सब महिला जरूर लाभान्वित होंगे। तो बहुत बहुत आभार, अभिनंदन मारवाड़ी महिला मंच राउरकेला हमारी शाखा पर। निशा जी। ललिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मारवाड़ी महिला मंच को मेरा नमस्कार। मैं निशा सुयाल अग्रवाल, मैं दिल्ली से हूँ और मैं टैक्स पॉइंट ग्रुप की को फाउंडर हूँ। पेशे से मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, जो पिछले 11 वर्ष से अपनी फील्ड में प्रैक्टिस कर रही हूँ। नॉर्मली मेरा प्रोफाइल ऑडिट्स में आता है। हम कंपनी को एडवाइस करते हैं कि वो अपने बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाएं, और हम अपने क्लाइंट्स की मदद करते हैं कि वो अपने लाइफ में अपने वित्तीय लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर सके। तो ललिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शारदा जी, रानी जी, बबीता जी, नीलम जी और रेशमा जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद कि आपने आज मुझे अवसर दिया आप लोगों से इस विषय पे चर्चा करने का। ललिता जी, क्या मैं आपकी आज्ञा से शुरू कर सकती हूँ? मेरी तो आज्ञा नहीं, ये हमारे मंच की सभी बहनें हम आपसे जरूर सुनना चाहेंगी। बिल्कुल आगे बढ़िए आप। तो मुझे आप 1 मिनट दीजिए, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आप एक बार मुझे कंफर्म करिएगा अगर आपको दिखाई देगा। ओके। जी हाँ, हाँ दिखाई दे रहा है। तो आइए अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं।
मैं थोड़ा सा लैंग्वेज जो है वो मिक्स प्रेफर करना चाहूंगी, तो आई होप उसमें आपको सभी को सही ढंग से समझ में आएगा। तो हमारा आज का विषय है फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसको हम कहते हैं सपनों को दे भरोसे की उड़ान। आज हम इस टॉपिक को, इस विषय को लगभग 1 घंटे के समय में कवर करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है और ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, हमें क्यों करना चाहिए। जब हम समझेंगे कि हमें ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो अगला सवाल आता है कि हमें ये किस प्रकार से करना चाहिए। तो हम डिस्कस करेंगे कि हमें फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करना है और कब करना चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि जो आज का विषय है उसका मतलब क्या है, होता क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग। मैं ये समझती हूँ कि हमारे इस मारवाड़ी महिला मंच में अधिकतर जो महिलाएं हैं वो बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं और अधिकतर होम मेकर्स हैं। तो मैं ये विषय समझाने से पहले आपको अपनी एक मित्र से मिलाना चाहूंगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरे मित्र का नाम है टिशा बंसल और यह 24 वर्ष की हैं। अब आप देखेंगे मेरी मित्र जो है टिशा बंसल, उन्होंने MBA कर रखी है और यह एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती है। अब जैसे हर लड़की के बहुत सारे सपने होते हैं, ऐसे ही मेरी जो दोस्त हैं टिशा बंसल, उनके भी यहाँ पर मैंने कुछ सपने आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो चाहती हैं, उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, वो चाहती हैं कि उनके पेरेंट्स उनकी शादी में जो भी खर्चा करें उसमें कुछ वो भी कंट्रीब्यूट करें, उनके हस्बैंड हनीमून जहां भी प्लान करें उसमें थोड़ा सा वो भी कंट्रीब्यूट करें। तो वो चाहती हैं कि वो एक अपने वेडिंग और हनीमून के लिए 10 लाख रुपए उनके पास जमा होने चाहिए। फिर वो चाहती हैं कि उनका अच्छा सा, क्योंकि वो पहले दूसरी सिटी से बिलोंग करती थी, वो अभी दिल्ली में आकर रह रही हैं, तो उनका सपना है कि दिल्ली में मेरे पास अपना एक घर भी होना चाहिए। तो उन्होंने देखा कि उस घर की कीमत लगभग, अगर एक वो अच्छी जगह मिले तो 2 करोड़ के आसपास होएगी। फिर वो चाहती हैं कि मेरे पास एक फैमिली कार भी हो जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए होगी। वो चाहती हैं कि मेरे पास एक लाइफ इंश्योरेंस हो जिसका कवर लगभग 2 करोड़ का होना चाहिए। मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। आजकल आप देखोगे छोटी छोटी बीमारी के लिए भी अगर हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तो यहाँ दिल्ली में तो ये फैशन है कि जब भी हम हॉस्पिटल में जाते हैं वो 1-2 दिन आपको ICU में भर्ती कर देते हैं, कुछ नहीं बताते, उसके बाद वो आपको नॉर्मल रूम में शिफ्ट करते हैं। तो अगर भगवान ना करे कभी इस तरीके की कुछ परिस्थिति आए, तो आप देखेंगे 2-3 दिन के हॉस्पिटलाइजेशन में ही 30 से 40 हजार रुपए बड़े आराम से खर्चा आ जाता है। तो टिशा बंसल क्योंकि एक स्मार्ट लेडी है, तो वो चाहती है कि मेरा हेल्थ इंश्योरेंस की वो इम्पोर्टेंस समझती हैं और वो चाहती है कि मेरे पास 10 लाख का कवर जरूर होना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस का। फिर उनकी आगे फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम हैं कि उनकी किड्स की एजुकेशन के लिए भी उनको 50 लाख रुपए चाहिए, बच्चों की शादी के लिए भी उनको कम से कम 30 लाख रुपए उनके पास होने चाहिए, और 3-4 साल के बाद जब वो कहीं बाहर घूमने जाएं तो कम से कम 2 लाख रुपए तक उनके पास होने चाहिए। तो आप देखेंगे जो मेरी फ्रेंड है ये टिशा बंसल जो 24 साल की हैं, उनके लाइफ में ये सारे सपने हैं। अब आप कहेंगे कि निशा आपने टिशा का एग्जाम्पल क्यों लिया, अपना क्यों नहीं लिया? तो चलो मैं एक अपना एग्जाम्पल शेयर करती हूँ आपसे। अब अगर मैं आप सभी से ये कहूँ कि मेरा लाइफ में सपना है अमीर बनने का, ठीक है, मैं लाइफ में अमीर बनना चाहती हूँ, तो क्या आप मुझे ये बता के मदद करेंगे कि अमीर बनना मेरा लाइफ का सपना है, ड्रीम है, या फिर गोल है, या ये लक्ष्य है मेरा? क्या आप में से कोई भी इसका उत्तर देना चाहेंगे? अगर मैं कहती हूँ मुझे लाइफ में अमीर बनना है, तो क्या ये मेरा सपना है या मेरा लक्ष्य है? लक्ष्य। ओके, देखिए जब मैं बोलती हूँ मुझे जिंदगी में, मुझे अपनी लाइफ में अमीर बनना है, तो ये ना मेरा सपना है। लेकिन जब मैं अपने आप से पूछती हूँ कि निशा आप अमीर बनना किसको कहते हो, आपको क्या लगता है कि अगर हम बाकी सारी चीजों को एक साइड में रख दें, अगर हम सिर्फ पैसों की टर्म्स में बात करें, तो मैं अपने आप से पूछती हूँ कि निशा आपको क्या लगता है आपके पास कितने रुपए होंगे जब आप ये मानोगे कि मैं अमीर हो गई? तो मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछा कि कितना चाहिए,
तो मेरे ने अपने आप को आंसर दिया कि निशा जब आपके पास 10 करोड़ रुपए होंगे मिनिमम, तब आप अपने आप को कह सकते हो कि आप अमीर हो। फिर सेकंड क्वेश्चन आया, अच्छा अब ये 10 करोड़ रुपए जो मुझे कमाने हैं ये कितने साल में कमाने हैं? तो मेरे माइंड ने एक और क्वेश्चन पूछा, तो मैंने आंसर दिया अगले 10 से 15 सालों में मुझे 10 करोड़ रुपए कमाने हैं। तो आप देखिए, जब मैं कहती हूँ मुझे अमीर बनना है, ये सिर्फ एक सपना है, लेकिन जब मैं उस अमीर बनने के सपने को एक आकार देती हूँ, जब मैं उसको एक शेप देती हूँ कि अगले 10 से 15 सालों में मैंने टाइम डिसाइड करा, मैंने अमाउंट डिसाइड करा कि मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए, तो आप देखो कि जब मैंने उस अपने सपने को आकार दिया तो ये मेरा अब लाइफ का गोल बन गया। ठीक है, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सबके लाइफ में बहुत सारे सपने हैं, तो उन सपनों को कुछ आकार दीजिए, उन सपनों के बारे में अपने पार्टनर से डिस्कस करिए ताकि उन सपनों को एक आकार मिल सके, क्योंकि जब आप उन सपनों को लक्ष्य में बदलेंगी तभी तो हम उस लक्ष्य को पाने के लिए कुछ प्रयास करेंगे। तो आप देखेंगे स्क्रीन पर टिशा बंसल जो मेरी मित्र हैं, वो एक बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है और उनको अपने सपने भी पता है, और आप देखिए सपनों के साथ साथ उन्होंने ये भी सोचा हुआ है कि हर सपने को पूरा करने के लिए मुझे कितना चाहिए। 10 लाख वेडिंग हनीमून के लिए चाहिए, रिटायरमेंट के टाइम वो चाहती हैं कि 1 लाख पर मंथ उनको मिलता रहे, उनको पता है कि मुझे 2 करोड़ का लाइफ कवर चाहिए। तो सबसे पहले जो आज का टॉपिक है उसको डिस्कस करने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके सपने क्या हैं और लक्ष्य क्या हैं। तो आपके माइंड में जो इस सेशन के बाद मैं आप सभी से ये विनती करूंगी कि आप थोड़ा समय अपने आप को दीजिए और अपने हस्बैंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बैठकर ये डिस्कस करिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने जो सपने देखे हैं वो चीजें तो होती जा रही हैं, बच्चों की पढ़ाई भी होती जा रही है, शादी भी होती जा रही है, लेकिन जैसा हमने सोचा था ना उस तरीके से नहीं हो रही, क्योंकि हमने उन सपनों को गोल में कन्वर्ट नहीं करा, और जब तक हम गोल में कन्वर्ट नहीं करेंगे हम उन पर आगे काम नहीं कर पाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग है क्या? देखिए, जो आज का टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग, उसका मतलब है हम एक स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया करेंगे, एक एक करके सीढ़ी चढ़ेंगे ताकि हमारे फाइनेंशियल गोल्स, जैसे मैंने अभी आपको टिशा के दिखाए, ताकि हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सकें बाय मेकिंग राइट इन्वेस्टमेंट। कैसे पूरा करेंगे? जैसे मैंने बोला कि मुझे अगले 10 से 15 सालों में 10 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो मैं कैसे कमाऊंगी? खाली लक्ष्य बनाना से काम नहीं चलेगा ना, मुझे उस पर काम भी करना है। तो मैं क्या करूंगी? मैं राइट इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट करूंगी। मुझे ये पता होना चाहिए कि क्या चीजों को सिलेक्ट करके मैं अपना लक्ष्य पूरा कर पाऊंगी, राइट? तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट टेकिंग अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। जैसे कि अगर आप ये समझिए कि आपका गोल है सपोज अपना वजन कम करना, ठीक है, तो अगर आप अपने घर में एक ट्रेडमिल ले आए, तो क्या आपको लगता है जस्ट एक प्रोडक्ट खरीदने से आप वजन कम कर देंगे? आप रोज सुबह उठेंगे, उस ट्रेडमिल को देखेंगे और आपका 1 महीने में वजन कम हो जाएगा? क्या हम में से किसी को ऐसा लगता है ऐसा करने से कुछ होगा? सिर्फ एक प्रोडक्ट खरीदने से कोई चीज पूरी हो जाती है? नहीं। अगर आपको अपना वजन कम करना है तो आप देखेंगे आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है। आप ये देखेंगे आपका आज वजन कितना है, और अगर आप देखेंगे आपका उद्देश्य कितना है। आपने देखा अच्छा मेरा उद्देश्य, मेरा लक्ष्य है मुझे अपना वजन 5 किलोग्राम से कम करना है, तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप देखेंगे कि अच्छा मेरे पास ऐसा करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, मेरे को कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप गूगल करेंगे, आप किसी फिटनेस फ्रीक से डिस्कस कर सकते हैं, आप किसी ट्रेनर से बात कर सकते हैं, आप सारे ऑप्शंस ढूंढेंगे। उसके बाद आप डाइट ऑप्शन ढूंढेंगे, क्योंकि आपको पता है कि खाली एक्सरसाइज करने से वजन कम नहीं होता, हो सकता है आपको वीकनेस आ सकती है। तो आप डाइट ऑप्शंस देखेंगे कौन कौन से डाइट ऑप्शंस हैं। जब आपके पास सारे ऑप्शंस होंगे उसके बाद आप उन ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन का चुनाव करेंगे कि कौन सा ऑप्शन मेरे लिए सही रहेगा, क्योंकि आप अपनी बॉडी के बारे में ज्यादा अच्छे से जानते हैं। आपको पता है किस चीज से आपको कमजोरी आती है। खाली एक्सरसाइज करने से हम सभी को कमजोरी आती है। डाइट ऑप्शन हो सकता है जो आपकी फ्रेंड के लिए काम करेगा वो आपके लिए ना काम करे, तो आप उस एक सही ऑप्शन का चुनाव करेंगे। फिर आप उस जो आपने चार्ट बनाया
डाइट का, जो आपने रूटीन बनाया अपनी एक्सरसाइज का, आप उसको फॉलो करेंगे कुछ पीरियड के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। उसके बाद आप उसको रेगुलर इंटरवल्स पे रिव्यू करेंगे कि अगर मैंने ऐसा पढ़ा था कि ये एक्सरसाइज करके 1 महीने में इतना वजन कम होता है, इतना लोअर बैक रिड्यूस होता है, तो क्या मेरा एक्चुअली में हो रहा है या नहीं हो रहा, राइट? फिर आप उसको रिव्यू करेंगे। तो आप देखेंगे जैसे हम किसी भी चीज को करने के लिए प्लानिंग करते हैं, सेम वही चीज हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग में आती है, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपने अपने गोल्स सेट करे। उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है आप ये देखेंगे कि मेरा फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। फाइनेंशियल स्टेटस क्या है से मतलब मेरी कितनी मंथली इनकम है, मेरे महीने के कितने खर्चे हैं, आप ये सब देखेंगे। फिर आप देखेंगे मार्केट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फिर आप देखेंगे उन ऑप्शंस को आप समझेंगे, आपके पास जो जो मार्केट में ऑप्शन अवेलेबल हैं आप उन ऑप्शंस को समझेंगे कि कौन कौन से ऑप्शंस में मैं पैसा लगा सकती हूँ। फिर आप किसी एक्सपीरियंस पर्सन से डिस्कस करेंगे या आप अपने हस्बैंड से, अपने फैमिली के सीनियर पर्सन से डिस्कस करेंगे कि हमें इन ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन का चुनाव करना चाहिए। फिर आप अपना एक प्लान बनाएंगे, एक पोर्टफोलियो बनाएंगे कि अच्छा मेरे को यहाँ पर इस चीज के लिए पैसा लगाना चाहिए, बच्चों की शादी के लिए यहाँ लगाना चाहिए, अपने रिटायरमेंट के लिए ये लेना चाहिए। आप सारे ऑप्शंस में से कुछ ऑप्शंस चुनेंगे। उसके बाद आप रेगुलर इंटरवल्स पे जो आपने अपना एक पोर्टफोलियो बनाया है आप उनको रिव्यू करेंगे कि क्या जो मैंने पोर्टफोलियो बनाया था, अगर मैंने सोचा था कि वो मुझे 8% रिटर्न देगा, तो क्या वो 8% रिटर्न दे रहा है। अगर हमने अपनी प्लानिंग 8% के अकॉर्डिंग करी है तो हम ये देखेंगे क्या वो दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा। अगर हमें लगेगा हमने कुछ गलत चुनाव कर लिया है तो हम शायद उसको चेंज करेंगे, कुछ और चीज का ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में आज हम समझेंगे कि हम ये सारी चीजें एक एक करके कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर क्यों रहे हैं। मैं आगे डिस्कस करूंगी कि हम सब जितनी भी लेडीज होती हैं वो इन्वेस्टमेंट्स, वो सेविंग्स में बहुत माहिर होती हैं, राइट? हम सब, हमारे हस्बैंड्स उतनी अच्छी सेविंग्स नहीं करते जितनी हम लोग करते हैं। और ये सेविंग सबको पता है जो डीमोनेटाइजेशन के टाइम में बाहर आई थी कि किसने कितनी सेविंग्स कर रखी थी, ठीक है? तो हम जो लेडीज हैं वो आप देखेंगे सेविंग्स में बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन शायद हमें ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि इन्वेस्टमेंट्स जो है ना वो हमारे हस्बैंड्स का, हमारे फादर्स का काम होता है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको यही बताऊंगी। देखो, आज का जो विषय है वो इसीलिए है जब आप अपने परिवार के सारे फैसले, सारे निर्णय कि आपके बच्चे कौन से कॉलेज में पढ़ेंगे, कौन से स्कूल में जाएंगे, उनकी शादी में कितना खर्चा होना है, जब ये सारे डिसीजंस आप मिलके लेते हैं तो इस चीज में हम महिलाएं क्यों पीछे हट जाती हैं? हमें ऐसा क्यों लगता है कि ये तो सिर्फ आदमियों का काम है? तो मैं थोड़ा सा आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, बेशक हमारे में क्योंकि मेन ओरिएंटेड फैमिलीज होती हैं तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में फाइनेंशियल प्लानिंग कहते किसको है, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में डिफरेंस क्या होता है। अगर आपको एक गोल अचीव करना है, अगर आपको 5 साल बाद आपको 50 लाख रुपए चाहिए तो आप कहाँ लगा सकते हैं, आपको इन सब चीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी है तो आप देखेंगे आपको ना अपने उस डिसीजन पे हमेशा गर्व होगा, आपको हमेशा मन में एक सेटिस्फैक्शन रहेगी। अगर 5 साल बाद आपके बच्चे को कॉलेज में जाना है तो आपके मन में हमेशा ये तसल्ली है कि मैंने उसके कॉलेज के जो एडमिशन फी लगेगी उसका इंतजाम कर रखा है, मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी है, मैंने सोच रखा है। लेकिन अगर हमने ये नहीं सोच रखा, हम कुछ छोटी छोटी सेविंग्स करते हैं और हम सोच रहे हैं कि उन सेविंग्स से सारी चीजें पूरी हो जाएंगी, तो आप देखेंगे विदाउट फाइनेंशियल लेफ्ट वाले सिनेरियो में इवेंट्स तो होंगे, आपका बच्चा कॉलेज भी जाएगा, आपके बच्चे की शादी भी होगी, लेकिन शायद जिस तरीके से आपने सोच रखा था उस तरीके से नहीं हो पाएगी। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब ही है कि आपकी जितनी भी भविष्य में एक्टिविटीज होनी है उस पे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यस, ये चीज बहुत अच्छे से होएगी, आपको एक विश्वास है।
एक दृढ़ता है आपके अंदर कि यस मैंने इस चीज के बारे में पहले से सोच रखा है और उस चीज पे मैं काम कर रही हूँ, तो ये चीज बहुत अच्छे तरीके से होएगी, तो आप मेंटली रिलैक्स रहते हो। अब ये आइए डिस्कस करते हैं सेविंग्स क्या होती हैं। देखिए जैसा मैंने आपको कहा, हम सब महिलाएं जो हैं वो सेविंग्स में बहुत अच्छी होती हैं। ये पूरे सब इस फैक्ट को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं कि लेडीज जो है वो सेविंग्स में बहुत अच्छी हैं। तो आज हम थोड़ा सा पहले ये समझेंगे कि जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग कह रहे हैं तो सेविंग्स एक्चुअली में होती क्या है और क्या सेविंग करने से आपके सारे गोल पूरे हो जाएंगे। देखिए सेविंग का मतलब क्या होता है, आपकी जितनी भी इनकम है, आपकी जितनी भी आय है, अगर आप उसमें से खर्चे निकाल दें तो आपके पास महीने में जो भी बचा, सपोज करिए मेरी मंथली आय 2 लाख रुपए है, अगर मैं उसमें से अपने महीने के खर्चे निकाल दूं, मेरे खर्चे महीने में 75,000 होते हैं, अगर मैं अपने खर्चे निकाल दूं तो महीने में मेरा 1,25,000 रुपए जो बचेगा उसको हम सरप्लस कहते हैं। ठीक है, तो सेविंग्स क्या होता है, आपकी मंथली आय में से आप खर्चे निकाल दो, उसके बाद आपके पास जो भी बचा उसको आप सरप्लस कहते हैं। अब सेविंग्स आप लोग कहाँ कहाँ करते हैं? देखो बहुत सारे जने तो ऐसे होते हैं जिनको हार्ड कैश से बहुत प्यार होता है। ठीक है, वो जो कैश है वो कहते हैं कि नहीं मैं बैंक में नहीं जमा कराऊंगी, ये हमेशा मेरी आंखों के सामने मेरी अलमारी में रहना चाहिए। तो एक वो भी होता है सेविंग जिसको हम कह रहे हैं कि लेडीज क्या करती हैं, हार्ड कैश अपने पास रखती हैं, हर महीने से कुछ छोटा छोटा बचाया और अपने पास जमा करके रखा, एक वो सेविंग होती है। फिर हम में से कुछ सोचते हैं कि ये जो मेरे पास कैश है ये काफी ज्यादा हो गया है, घर में चोरी का डर होता है, तो मैं इसको जाके सेविंग अकाउंट में जमा करवा देती हूँ। तो फिर आप में से कुछ क्या करते हैं, उसको जाके सेविंग अकाउंट में जमा करा देते हैं। कुछ लोग सोचते हैं यार सेविंग अकाउंट में तो मुझे आजकल आप देखेंगे 2 से लेकर 3 या मैक्सिमम 4% तक आपको ब्याज मिलेगा। तो कुछ जने सोचते हैं सेविंग अकाउंट में तो मुझे बहुत कम ब्याज मिलता है, तो क्यों ना एक लिक्विड फंड नाम की चीज होती है जिसमें हमें 5 से 6% तक मिल जाता है, मैं उसमें जाके पैसा लगाऊं। तो कुछ महिलाएं क्या करती हैं, लिक्विड फंड्स में जाके पैसा लगाती हैं, कुछ एफडी करती हैं, कुछ आरडी करते हैं, कुछ पोस्ट ऑफिस में जाके अपना एक खाता खुलवा देते हैं। तो ये जितनी भी चीजें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ये सारी सेविंग्स है। तो मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि अगर आप इन सब चीजों में पैसा लगाती हैं तो इसका मतलब है आप सेविंग करती हैं। लेकिन अब हम आगे समझेंगे कि क्या ये सेविंग्स से आपके जितने फाइनेंशियल गोल्स हैं वो पूरे हो जाएंगे या आपको कुछ और भी करना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए सेविंग्स आप लोग करते क्यों हैं। सबसे पहले आता है मस्ट फॉर योर इमरजेंसीज। हमने ये कोविड-19 सिनेरियो में देखा कि बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई, उनका काम धंधा बंद हो गया कुछ टाइम के लिए। तो आप देखोगे लाइफ में कई बार ऐसे केसेस आते हैं कि आपको ना इमरजेंसी पड़ जाती है। जैसे मैंने बोला आपकी जॉब चली गई, अब आपको ये तो पता है कि जब अगले साल जब वैक्सीन आ जाएगी मार्केट में, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, तो शायद मेरी कंपनी मुझे दोबारा रख ले क्योंकि उसका काम दोबारा चल पड़ेगा। या आपका बिजनेस, अगर आप कोई होटल इंडस्ट्री में है, आप कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, तो आप देखेंगे वो इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई हैं। जितने भी मार्केटिंग वाले लोग थे जो हम लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं, उन सब का काम जो है बिल्कुल बंद पड़ा है। तो आप देखोगे ऐसे सिनेरियो जब भी आते हैं ना, तो हमें कंटिजेंसी फंड की बहुत जरूरत पड़ती है कि कम से कम मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए कि मेरी अगली 6 महीने तक का जो खर्चा है वो मेरा निकल जाए। तो ये जो आप छोटी छोटी सेविंग्स करती हैं ये बहुत अच्छी आदत है, क्योंकि इससे आपकी कंटिजेंसी फंड आप बनाती हैं, आप इमरजेंसी के लिए पैसा जोड़ती हैं। बहुत बार जैसे अगर आप जॉब कर रही हैं, सपोज जॉब के बाद आपने एकदम से जॉब छोड़ दी, आपकी अपनी मैनेजर से नहीं बनी और आपने जॉब छोड़ दी, अब आप देखेंगे आपके पास अगला हाथ में कोई दूसरी जॉब नहीं है, तो शायद दूसरी जॉब मिलने में, जैसे दिल्ली में अगर मैं बात करूं तो बड़े आराम से 2 से 3 महीने लगते हैं। तो अगर आपके महीने के खर्चे तो फिक्स हैं, आपको घर का किराया देना है या आपको लोन की ईएमआई देनी है, आपके बच्चों की स्कूल फीस है, खर्चे तो आपके कम नहीं होंगे। तो इसलिए ये इमरजेंसी फंड हमें हमेशा हमारे पास रखना चाहिए। और ये इमरजेंसी फंड कहाँ से आता है, जो आप अपने महीने के खर्चों में से छोटा छोटा सेव करती हैं, जिसको हम सेविंग्स बोलते हैं, उससे आता है। फिर आगे समझते हैं कि सेविंग्स हमारा और क्या काम करते हैं।
देखिए सेविंग्स जो हैं वो हमारे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स को बहुत अच्छे से पूरा कर देती हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स मतलब आपको अगले 1 साल में अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाना है। क्या मैं आप सभी से विनती कर सकती हूँ कि आप प्लीज अपने स्पीकर्स म्यूट कर दीजिए सो दैट डिस्टर्बेंस ना आए। हाँ वो राइट साइड में कॉपी रखा हुआ है कुछ भी, हाँ दे दो। हाँ जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि सेविंग्स जो है वो आपके लिए 2 काम करती हैं। पहला, आप अपना इमरजेंसी फंड इकट्ठा करते हैं कि अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई कि मेरी 3 से 6 महीने तक कोई आय ना होए, तो मेरे पास एटलीस्ट उतना पैसा होना चाहिए कि मेरे महीने के खर्चे निकलते रहें। सेकंड, जो भी आपके शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स हैं, देखिए जब हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स तो उसका मतलब होता है 2 से 3 साल तक। अगर आपको लगता है कोई ऐसा खर्चा आपका अगले 2 से 3 साल में आने वाला है, सपोज करिए आपको अपने बच्चे का एडमिशन कराना है स्कूल में जो अगले 1 साल में होना है, सपोज करिए आपको अगले 2 साल में एक बड़ी गाड़ी खरीदनी है, तो ये सब आपके शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल हैं जो आपकी सेविंग से बड़े आराम से पूरे हो सकते हैं। लेकिन देखिए सेविंग्स जो है, जब भी आप, ये मैंने आपसे जितने भी डिस्कस करे, सेविंग अकाउंट, लिक्विड अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, आरडी, पोस्ट ऑफिस स्कीम, आप देखिए, आप इन सब की रिटर्न देखिए, ये आपके इन्फ्लेशन से कभी भी ज्यादा नहीं होती। इंडिया में अगर हम बात करें तो आप एक एवरेज ले लीजिए, 7% इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर जो है वो 7% पर एनम है। तो आप देखिए सेविंग अकाउंट में आपको 2 से 3% मिलता है, लिक्विड में आपको 5 से 6 मिलता है, एफडी में आजकल हमें 6 से 7 मिलता है, आरडी में आपको 5 के आसपास मिलता है, पोस्ट ऑफिस स्कीम में आपको 6 से 7 मिलता है। तो आप देखिए जितनी भी हमारी ये सेविंग्स है ना, अगर आप लंबे लंबे अपने गोल्स के लिए, आपको बच्चे की शादी करनी है, अगर आप उन चीजों के लिए इनमें पैसा लगाएंगी जो आप सेविंग कर रही हैं, तो आप देखेंगे महंगाई दर ही 7% है। अगर आपकी रिटर्न ही 6% आ रही है तो आप उस गोल को तो अचीव ही नहीं कर पाएंगे। आपने सोचा था मुझे इतना चाहिए, जब वो इवेंट आएगा आप देखेंगे आपके पास उतने पैसे ही नहीं होंगे क्योंकि महंगाई इतनी हो चुकी है। तो आप ये समझिए कि ये जितनी भी सेविंग्स हम करते हैं ना, जो हम अपने बचत खाते में पैसा रखते हैं, जो हम एफडी करते हैं, जो हम आरडी करते हैं, इससे आप इमरजेंसी फंड और अपने छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स तो जरूर पूरा कर सकते हैं। लेकिन आपके लाइफ के जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, आपको बच्चे की शादी करनी है, आपको बच्चों को फॉरेन यूनिवर्सिटी में भेजना है, आपको अपनी 50th एनिवर्सरी पे एक वर्ल्ड टूर करना है, आप ऐसी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है। आप देखेंगे आजकल कुछ साल पहले तो शायद किसी ना किसी तरीके से लोगों को रिटायरमेंट पेंशन मिलती थी, लेकिन आज की जो जनरेशन है, जो बिजनेस क्लास है, प्राइवेट जॉब्स बहुत लोग करते हैं, उनमें कोई पेंशन नहीं होती। तो आप देखेंगे अगर आप सारी चीजें, सारा खर्चा अभी कर देंगे या सारी मेहनत आप अपने बच्चों पे लगा देंगे, तो आप देखेंगे आपके पास रिटायरमेंट में कुछ नहीं बचेगा। और सही मानिए, अगर मैं आपसे पूछूं ना, सपोज यहाँ पर हम आज 50 महिलाएं हैं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि शायद आपको ये लग सकता है कि रिटायरमेंट प्लानिंग की हमें क्या जरूरत है। ये बहुत बार जब भी मैं सेशंस लेती हूँ तो काफी लोगों को ऐसा लगता है, मेरी फ्रेंड्स बोलती हैं कि निशा मैं तो 24-25 साल की हूँ, मुझे अभी से रिटायरमेंट प्लानिंग की क्या जरूरत है। तो अगर मैं आप 40 महिलाओं से ये प्रश्न पूछूं कि आप में से कितने जनों को ऐसा लगता है जो बिल्कुल दृढ़ विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मेरे बच्चे मेरे बुढ़ापे में मेरा पूरा ख्याल रखेंगे, तो आप देखिएगा आप में से 5% से ज्यादा लोग विश्वास के साथ नहीं कह पाएंगे। तो ये जरूरत है रिटायरमेंट प्लानिंग की कि हम सब कुछ तो लगा रहे हैं, लेकिन आज का कल्चर ऐसा है कि हमें विश्वास नहीं है कि शायद जो हमारा अभी का खर्चा है महीने का, वो हमारे बच्चे आगे उठा पाए, कहीं वो अलग तो नहीं रहने लग जाएंगे या कल्चर तो नहीं चेंज हो जाएगा। तो हम सबके मन में कहीं ना कहीं ये डर है, तो इसलिए हमें अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ तक हमने समझा कि सेविंग्स क्या होती हैं और सेविंग से क्या क्या हमारी चीजें पूरी हो सकती हैं। अब हम समझते हैं इन्वेस्टमेंट क्या होती है, क्योंकि आपको ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। देखिए जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब है आपको यह देखना है कि जो मेरी जमा पूंजी है
उसको मैं सही जगह पे लगाऊं, ताकि जब मेरे को वो पैसा, जिस चीज के लिए मैं पैसा जोड़ रही हूँ, वो उससे जो रिटर्न आए वो मैं पूरा कर सकूं। सपोज आपका महंगाई दर 7% है और आपने जहां पर इन्वेस्टमेंट करी है वहां से आपको 10% की रिटर्न आती है, तो आप देखेंगे आप अपना वो गोल पूरा कर पाएंगे, क्योंकि आपकी जो रिटर्न आ रही है वो आपके महंगाई दर से ज्यादा है। तो जब हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट्स, तो इन्वेस्टमेंट्स में क्या क्या आता है? देखिए, जब आप इक्विटी फंड्स में पैसा लगाती हैं, एक हाइब्रिड फंड्स होते हैं, एक आप रियल एस्टेट में पैसा लगाती हैं, आपको लगता है कि बच्चे की शादी होनी है तो चलो ये प्लॉट लेके रख लो, आप गोल्ड में पैसा लगाती हैं, तो इन सब को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट्स। कहने का मतलब है कि जिनकी रिटर्न थोड़ी अच्छी होती है, एटलीस्ट महंगाई दर से अच्छी होती है, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। कि आप लंबे समय तक यहाँ पर आप क्या कर रही हैं, आप वेल्थ क्रिएट कर रही हैं। आप अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को सही जगह पर लगा के, जहां से आपको अच्छी रिटर्न मिले, आप वेल्थ क्रिएट कर रही हैं। आपके पास एक कॉर्पस जमा होगा, ताकि आप अपने भविष्य के जितने भी आपके गोल्स हैं आप उनको पूरा कर पाए। अब हम लंबे समय के गोल्स कौन कौन से कह रहे हैं? हमारे बच्चे की पढ़ाई, उसकी मैरिज, हमारी रिटायरमेंट प्लानिंग, या हमें किसी लॉन्ग वेकेशंस पे जाना है। अब देखिए, जब हम कहते हैं सेविंग्स, जो हम सभी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, सेविंग्स का मतलब होता है प्रिजर्विंग द मनी, मतलब पैसे को बचा के रखना, अलमारी में रखना, ताकि वो पैसे सिर्फ मेरे हैं, कोई और ना ले सके, उसको बोलते हैं सेविंग्स, प्रिजर्व करके रखना। अब आप ये समझिए, अगर आपका आज घर का खर्चा, मतलब ग्रोसरी का खर्चा, अगर आपका या पूरा खर्चा आप मान लीजिए बेसिक 25,000 रुपए है कम से कम, तो आप ये समझिए कि हर 5 से 6 साल में खर्चा जो है घर का वो डबल हो जाता है। तो अगर आज से 15 साल बाद, अगर आज आपका घर का खर्चा 25,000 रुपए महीना है, तो आज से 15 साल बाद आप देखेंगे कि वही खर्चा 2 लाख रुपए महीना होगा। तो अगर हम मान लीजिए इस पैसे को एफडी में लगा रहे हैं, और उस एफडी का जो ब्याज दर है वो 6% है, तो आप देखेंगे अगर आप हर महीने 25,000 रुपए एफडी में लगाएंगी, तो आपको 15 साल बाद हर महीने सिर्फ 60,000 रुपए मिलेंगे, जबकि आपका खर्चा 2 लाख रुपए होगा। तो आप समझिए कि किसी चीज को मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि एफडी में पैसा लगाना, उसको हम सेविंग्स बोल रहे हैं। वो तो उसकी रिटर्न ही महंगाई दर से कम है, तो वो हमें कैसे पैसे बना के देगा? तो हमें, अगर जब भी हम लंबी अवधि की बात करते हैं, लंबी अवधि मतलब 5 साल से ज्यादा, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जब भी आपको ऐसे कोई लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखने पड़ेंगे, आपको सेविंग से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि सेविंग से आप वो मीट नहीं कर पाएंगे। देखिए, मैंने लिखा है यू थिंक यू आर सेफ, आपको ऐसा लग रहा है कि एफडी करके आप सेफ हैं, बट यू आर नॉट। एफडी इज वेरी गुड फॉर योर शॉर्ट टर्म गोल्स, लेकिन आपके लॉन्ग टर्म गोल्स एफडी पूरा नहीं कर पाएगी। अब आइए समझते हैं, जो हम बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट, उसका क्या मतलब है। देखिए, मैंने आपको बोला सेविंग्स का मतलब है अपने पैसे को बचा के रखना, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स का मतलब है उस पैसे की जो खरीदने की क्षमता है उसको बचा के रखना। मतलब आज अगर कोई चीज 25,000 रुपए में हमारा गुजारा चलता है, भविष्य में जाके अगर 2 लाख रुपए में गुजारा चलेगा, तो आपने उसकी परचेजिंग पावर को बचा के रखा है, आपने ऐसी जगह पैसा लगाया कि मुझे महीने के 2 लाख रुपए मिलते रहे, तो उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट्स। तो आप देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स ले रखे हैं कि इन्वेस्टमेंट्स नॉर्मली कहाँ पे करी जाती है। आप लोग इक्विटी में पैसा लगाते हैं, थोड़ा सा मैं आपको ये समझा देती हूँ, जब भी मैं इक्विटी कहूंगी उसका क्या मतलब है। देखिए, एक होता है शेयर मार्केट, जिससे सब लोग डरते हैं। देखिए, शेयर मार्केट का मतलब होता है पैसा डुबाना, जो नॉर्मली हर इंसान डुबाता है। बहुत कम लोग उसमें कमाते हैं, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता होता कि कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। उनको ये दिखता है मेरे दोस्त ने लगाया तो मैं भी कमाता हूँ। शायद आप शुरू में कमाओगे, लेकिन एंड में 90% केसेस में पैसे गवा के ही बाहर निकलते हैं। तो डायरेक्ट उसको हम बोलते हैं इक्विटी, जिसको हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट। क्यों? क्योंकि आप ना डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। लेकिन एक दूसरा रूट होता है जिसको हम बोलते हैं, कुछ फंड्स आते हैं जिसको हम बोलते हैं, जैसे मैंने स्क्रीन पे लिखा है लार्ज कैप फंड्स।
मतलब जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है आप उन पे पैसा लगा रहे हो, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है कि इन कंपनीज का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, ये कंपनीज जो है पिछले 25-30 सालों से बहुत अच्छी रिटर्न दे रही हैं, इन कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, जैसी भी परिस्थितियां आ जाए ये कंपनी जो है वो मुनाफे पे ही अपना बिजनेस चलाएंगी, तो उनको बोलते हैं लार्ज कैप फंड। तो आप देखेंगे अगर मैंने पिछले 15 सालों का एक एवरेज लिया है, तो अगर हम ऐसे कुछ किसी फंड में पैसा लगाते हैं तो हमें 15% की रिटर्न मिलती है। और अगर आप उसमें से 6.5 के आसपास मैंने यहाँ पे इन्फ्लेशन लिया है, अगर आप इन्फ्लेशन हटा दें तो आप देखेंगे आपके पास 9% के आसपास की रिटर्न बचती है। ऐसे ही एक दूसरा फंड आता है जिसको हम बोलते हैं मिड कैप फंड, जो क्या करते हैं मीडियम साइज की कंपनीज में पैसा लगाते हैं। तो अगर आप देखेंगे जिन कंपनीज में क्षमता होती है कि ये अगले 10 सालों में, अगले 15 सालों में लार्ज साइज की बन जाए, तो अगर उसमें पैसा लगाया किसी ने पिछले 15 सालों में तो उसकी रिटर्न आई औसत 17%। और अगर हम उसमें से इन्फ्लेशन महंगाई बाहर निकाल दें तो आप देखेंगे 11% आपके पास बचा। ऐसे ही आप देखेंगे पीपीएफ, आप सबने सुना होगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, अगर हम इसमें पैसा लगाते हैं तो हमें 8% के आसपास रिटर्न आती है। अगर हम उसमें से महंगाई हटा दें 6.5% तो आपके पास करीबन 1.5% बचा। आप गोल्ड में अगर पैसा लगाती हैं तो पिछले 15 सालों की रिटर्न अगर हम देखें तो उसकी एवरेज 11% आती है। आप रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं तो 10% आती है। तो आप देखेंगे ये जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपसे स्क्रीन पे शेयर करे हैं ये सब हमारे इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शंस हैं। अब हमें क्या करना है, हमें ये सिलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन मेरे लिए सही रहेगा। तो हम ये थोड़ा सा समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 चीजों में डिफरेंस समझाया कि सेविंग्स जो होती हैं वो सिर्फ 2 चीजों के लिए होती हैं, जो हम छोटे छोटे करके हर महीने पैसे बचा के सेव करके रखते हैं उनको सेविंग्स बोलते हैं। लेकिन उससे हम एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करते हैं और अपने शॉर्ट टर्म गोल्स ही अचीव कर पाते हैं, क्योंकि उनकी रिटर्न मैक्सिमम से मैक्सिमम 7% होती है और हमारा महंगाई दर ही एवरेज 7% है। तो आप उसमें लंबे समय के गोल तो बिल्कुल भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो लंबे समय के गोल के लिए आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। और ये आपके पास कुछ स्क्रीन पे मैंने ऑप्शन दिखा रखे हैं कि ये इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ तक हमने थोड़ा सा समझा कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, ड्रीम्स, गोल्स और प्लानिंग क्या चीज होती है, ठीक है, उस क्यों हमें करनी चाहिए। और अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं कि हमें फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। अगर अभी तक किसी के कोई क्वेश्चन है, मैं एक बार चैट बॉक्स में चेक कर लेती हूँ। अभी हमारे कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। जैसे ही हम एक टॉपिक खत्म करते हैं बीच बीच में मैं उन क्वेश्चंस को एड्रेस कर लूंगी। तो आइए अब नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हमें ये जो हमने समझा वो करना कैसे है। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। देखिए, सबसे पहले जब भी आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है तो आपके पास, क्या मैं सभी से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप अपने स्पीकर्स प्लीज म्यूट कर दीजिए सो दैट डिस्टर्बेंस ना आए। थैंक यू। तो सबसे पहला हमारा स्टेप है, आइए फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। सबसे पहले हमारा स्टेप है, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी मंथली इनकम कितनी है और हमारे महीने के खर्चे कितने हैं। ठीक है, आप सब में से मैं ये फाइनेंशियल प्लानिंग जो बिजनेस है हमारा, ये मैं करीबन पिछले 7-8 वर्षों से कर रही हूँ। लेकिन जब मैंने नई नई जॉब स्टार्ट करी थी, अभी मुझे सीए बने हुए 11 साल हो चुके हैं, लेकिन जब मैं नई नई सीए बनी थी तो मेरी, आप यकीन मानिए, मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग, बेशक मैं सीए थी लेकिन मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं पता होता था। हर महीने मेरे बैंक अकाउंट में 60,000 रुपए सैलरी आती थी और मुझे नहीं पता होता था कि कोई मुझसे पूछे कि मेरे महीने के खर्चे कितने हैं, तो मुझे वो नहीं पता होता था, क्योंकि मैं रफली, मुझे जहाँ जो शॉपिंग करनी होती थी मैं करती थी, मैं थोड़े पैसे मम्मी को देती थी, कहीं कुछ करती थी, लेकिन मेरे पास कोई हिसाब नहीं होता था। तो आप देखेंगे हम में से बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास इनकम आती है
उनके खर्चे भी होते हैं, लेकिन अगर उनसे हिसाब पूछा जाए ना कि आपके महीने के खर्चे कितने होते हैं, तो शायद वो बता नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कुछ प्लानिंग नहीं करते। कभी उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं बैठ के देखती हूँ अगर मेरे पास महीने में इतना इनकम आ रही है तो मेरे खर्चे कितने कितने हैं। हम सब क्या करते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंस, उसके बाद जो बच गया ना उसको सेव कर देते हैं। बल्कि अगर एक सही तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करी जाए तो आप सभी को क्या करना चाहिए, जो इनकम है उसमें से पहले आप ये मानिए कि मुझे सेविंग कितनी करनी है, कितना पैसा बचा के रखना है। एक थंब रूल चलता है कि कम से कम आपको अपनी सैलरी का 50% आपके खर्चे होने चाहिए, 20% आपको इमरजेंसी फंड में डालना चाहिए और 30% के आसपास आपको बचा के रखना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है, अगर आप कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहती हैं, कि ये हिसाब लगाना जरूरी है, ये बजट बनाना जरूरी है कि मेरा महीने का इनकम तो सबको पता है, लेकिन शायद आपको एक्सपेंस नहीं पता, क्योंकि हम कभी इतना हिसाब लगा के नहीं रखते। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी मंथली ग्रोसरी का इतना बिल आता है, मेरे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस का इतना बिल है, बच्चों की इतनी ट्यूशन फी जाती है, मेरे कार का खर्चा, पेट्रोल का, कन्वेंस का इतना है, रेंट इतना जाता है, या होम लोन की ईएमआई इतनी जाती है, और प्लस वीकली जो भी हम लंच डिनर्स करते हैं, मूवीज देखने जाते हैं, एंटरटेनमेंट का खर्चा इतना आता है। तो सबसे पहले अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं तो आपको अपने महीने का एक बजट बनाना पड़ेगा। आपको अपने माइंड में ये रखना पड़ेगा कि ये तो एक्चुअल है, अगर मेरा एक्चुअल खर्चा 50% से ज्यादा हो रहा है तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा कि नहीं, यहाँ पे मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। तो ये सबसे पहला आपका स्टेप है कि आपको ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम में से बहुत लोग, जो मेरी तरह, जो मैं पहले करती थी, कि हम ये एक्सपेंस का हिसाब किताब नहीं रखते, हम जहां चाहिए हम अपना कार्ड स्वाइप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा स्टेप है सेटिंग गोल्स। जैसे मेरी टिशा फ्रेंड का मैंने एग्जांपल लिया कि टिशा बहुत स्मार्ट हैं, वो अभी सिर्फ 24 साल की हैं, लेकिन उनके माइंड में पूरी क्लैरिटी है कि मेरे लाइफ के गोल्स क्या क्या हैं। तो ऐसे ही मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी कि आप सबको भी अपनी लाइफ के गोल्स बनाने चाहिए। आप देखेंगे मैंने स्क्रीन पे जो हमारे गोल्स हैं उनको 4 भागों में बांट रखा है। सबसे पहले होता है, सबसे नीचे मतलब सबसे पहले आपको ये करना है। देखिए, सबसे पहले आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। जैसे मैंने बताया, अगर मैं जॉब करती हूँ, मैंने एकदम से जॉब छोड़ दी और अगली नौकरी लगने में मुझे 2 से 3 महीने लग रहे हैं, तो मेरे पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए ताकि मेरा जो फिक्स खर्चा है वो निकल पाए। जैसे हमने बोला, कोविड के टाइम अगर हमारा बिजनेस इफेक्ट हुआ, एकदम से हमारा रेवेन्यू 0 हो गया, तो हमारे पास कंटिजेंसी फंड होना चाहिए कि मेरे जो मिनिमम खर्चे हैं महीने के वो चलते रहे। तो सबसे पहले आप लोगों को इमरजेंसी फंड रखना है। नॉर्मली ये इमरजेंसी फंड कितना होता है, आप लोगों की जितनी भी 6 महीने की इनकम है, 6 महीने की आय के बराबर ये कंटिजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। जैसे ही आपका ये कंटिजेंसी फंड आपके पास हो गया, अब हमारा नेक्स्ट उद्देश्य क्या होना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस एंड मेडिकल इंश्योरेंस। देखिए, भारतीयों के में ना थोड़ा सा ये इशू रहता है कि हम लोगों को व्हीकल इंश्योरेंस तो समझ में आता है, कार इंश्योरेंस समझ में आता है। क्यों? क्योंकि वो सरकार ने जरूरी कर रखा है। सरकार ने बोला है कोई भी गाड़ी बिना इंश्योरेंस के बाहर नहीं निकलेगी, तो हमें समझ में आता है कि हमें गाड़ी का इंश्योरेंस कराना है। लेकिन हम अपनी लाइफ की कीमत नहीं समझते। हम डेली कितनी न्यूज सुनते हैं, हम अपने काफी सुनते रहते हैं कि आज इसकी मतलब बहुत सडन एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसा सिनेरियो हो गया। तो आप देखेंगे, हम कई बार हमें ऐसा लगता है कि अगर मेरा एक बिजनेस है, सपोज मैं बिजनेस वूमन हूँ, मुझे लगता है कि मेरा बिजनेस तो बहुत अच्छे से चल रहा है, ठीक है, और मैं उसी चीज में बिजी रहती हूँ, मैं बहुत अच्छी सेविंग्स भी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, क्यों, और मैं ये सोच के चल रही हूँ कि जैसा मैं आज कमा रही हूँ ऐसा ही मैं हमेशा कमाती रहूंगी। लेकिन भगवान ना करे अगर कोई ऐसा इंसिडेंस हो जाए जिसमें मैं अपनी लाइफ खो दूं, तो क्या जो मेरे डिपेंडेंट्स हैं पीछे, जो मेरी इनकम पे पूरे, जिनका सब पूरा खर्चा मेरी इनकम से निकलता था, क्या वो मैं उनको वही जिंदगी दे पाऊंगी जो मैं अभी उनको दे रही हूँ? तो बहुत बार हमने ये भारतीयों में देखा है कि वो ना लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस की उतनी जरूरत नहीं समझते। लेकिन हम जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो हम इन्वेस्टमेंट से पहले इन चीजों को रखते हैं, क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। जैसे ही आपका इमरजेंसी फंड क्रिएट हो गया, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए,
हमेशा आपके पास, अगर आपके डिपेंडेंट्स हैं, आप कमाने वाले हैं, आपके पीछे पूरा परिवार है, आपके बच्चे हैं, उनके सारे खर्चे चल रहे हैं, तो आपके पास लाइफ इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए, जिसको हम टर्म प्लान भी कहते हैं। टर्म प्लान नॉर्मली, जैसे अगर आपकी आजकल नॉर्मली 2 करोड़ 5 करोड़ इतने का टर्म प्लान जरूर लेते हैं। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, आपकी कितनी आय है उस पर डिपेंड करता है कि आप एटलीस्ट जितना भी कमाते हैं, आप 10 साल में जितना कमाएं एटलीस्ट उतना इंश्योरेंस कवर आपके पास जरूर होना चाहिए। अगर मैं 10 लाख रुपए एक साल में कमाती हूँ तो कम से कम मुझे 1 करोड़ का टर्म प्लान जरूर लेना चाहिए, ताकि खुदा ना खास्ता अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे पीछे परिवार वाले जो हैं वो उनको अमाउंट मिले और उनका जो जैसी जिंदगी उनकी अभी थी वैसी चलती रहे। मेरी वजह से उनकी सारी चीजें एकदम से क्वेश्चन मार्क ना आ जाए उनकी लाइफ में कि ये कैसे होगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। फिर सेकंड जरूरत आती है मेडिकल इंश्योरेंस की। ये मैंने आपसे पहले भी डिस्कस करा कि आजकल आप देखेंगे बहुत सारी जो बीमारियां हैं, बहुत ऐसी बीमारियां जो कुछ साल पहले 15 साल पहले हम सुनते थे 100 में से 1 लोगों को है, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि 100 में से 50 लोगों को वो बीमारी है। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो अगर हम छोटे से छोटा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया, 2-3 दिन के लिए अगर हम नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन के लिए जाएं तो 30 से 40 हजार रुपए बड़े आराम से यहाँ दिल्ली में बिल आ जाता है। तो आप देखेंगे आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए ताकि आपके पास फुल फैमिली का कवर हो। और नॉर्मली हम सजेस्ट करते हैं कि अगर आप खाली हस्बैंड वाइफ हैं तो आपके पास 10 लाख तक का कवर होना चाहिए। अगर आप फैमिली में 4 जने हैं तो आपके पास मिनिमम 20 लाख का कवर जरूर होना चाहिए, क्योंकि आजकल आपको जितने भी प्लान्स हैं आपको उनमें क्रिटिकल इलनेस जरूर कवर करना चाहिए। आप देखेंगे प्लान्स आते हैं मेडिकल बहुत सारे जिसमें क्रिटिकल इलनेस के कवर होते हैं, तो वो सारी चीजें आपको लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें बहुत सारी नई नई बीमारियां और ये सारी चीजें, और जैसे कोविड का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, बेस्ट एग्जाम्पल है। आजकल यहाँ पे हमने देखा दिल्ली में जितने भी कोविड के केसेस हो रहे थे, एक्सेप्ट 1-2 हॉस्पिटल्स जो इंश्योरेंस एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे स्टार्टिंग में, फिर उनके कुछ कंप्लेंट्स और उन्होंने लेना स्टार्ट कर दिया। बाकी हॉस्पिटल्स में आप देखेंगे एवरेज खर्चा जो है, अगर कोई पर्सन 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रहता है तो उसका 90,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक एवरेज खर्चा आ रहा था। क्योंकि दिल्ली में थोड़ा सा, मुझे राउरकेला का इतना आइडिया नहीं है, बट दिल्ली में ना नॉर्मली ये फैशन है कि किसी को भी हॉस्पिटल में जाना है तो वो मैक्स में ही भर्ती होगा, तो वो फोर्टिस में ही भर्ती होगा, उससे नीचे वाले हॉस्पिटल में कोई नहीं जाता। और हॉस्पिटल्स ने भी, हम देखते हैं, ऐसा बिजनेस बना रखा है कि मतलब बहुत कि कोई भी चीजें उनको पता है कि अभी ये पर्सन इस मेंटल कंडीशन में है कि हम इसको जितना खर्चा बताएंगे ये करेगा। तो हम ये बहुत देखते हैं कि उन्होंने इस चीज को बिजनेस बना रखा है, तो उसमें बिल आपका बहुत मोटा आता है। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके पास टर्म प्लान होना चाहिए और आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए। अब हमारा जब ये दोनों चीजें हो गई, आइए अब हम चलते हैं आगे। जो हमने बोला हमारी लाइफ के गोल्स क्या है। देखिए ये जो नीचे 2 चीजें मैंने आपसे कही, ये मैं लाइफ के गोल्स नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी ये तो आपकी लाइफ की जरूरत है। आपको इमरजेंसी फंड रखना ही रखना है, इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है, जरूरत है आपकी। आपको मेडिकल कवर लेना ही है, आपको टर्म प्लान लेना ही है, तो ये तो आपकी जरूरतें हैं। अब हम गोल्स में चलते हैं कि अब हमारे जो सपने हैं, जिन सपनों को हम पूरा करना चाहते हैं, जिनको हमने गोल्स की शेप दी, अब हम उन गोल्स पे काम कर रहे हैं। तो उसमें आपके कुछ शॉर्ट टर्म गोल होंगे। शॉर्ट टर्म गोल जैसे मैंने आपको बताया, आपको अगले 1 साल में अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाना है, आपको अगले 2 साल में एक नई गाड़ी खरीदनी है, ये आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। इन शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आप लोग जो सेविंग्स करते हैं उससे भी आपके शॉर्ट टर्म गोल्स पूरे हो जाएंगे। तो शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आप एफडी कर सकते हैं, आप डेट फंड्स आते हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो आपकी कितना आपके पास टाइम है, कितना आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, उन सब चीजों पर डिस्कस करते हैं। बट कहने का मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म गोल्स जो हैं वो आप लोग जो सेविंग्स करते हैं उनसे भी बड़ी आराम से आप पूरे कर सकते हैं अगर आपने प्लानिंग कर रखी है। अब हमारे जो लाइफ के मेजर गोल्स हैं वो आप देखेंगे अक्सर मीडियम से लेकर लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। जैसे हमने बोला हमारी लाइफ में मेजर खर्चे कहाँ आते हैं, बच्चे की एजुकेशन, वहां आपका मेजर खर्चा आता है। क्योंकि आप देखेंगे अगर आप अपने बच्चे को एमबीए भी करवाते हैं तो एवरेज उसका साल का खर्चा, अगर वो किसी दूसरे शहर में जाके कर रहा है तो साल का एवरेज खर्चा 8 से 10 लाख रुपए तक आता है, इससे कम नहीं आता अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से करवाएं। तो आप देखेंगे आप कोई भी कोर्स कराएं, मिनिमम से मिनिमम
एवरेज मतलब ठीक ठाक कॉलेज में आपके 25 लाख रुपए बड़े आराम से लगते हैं। तो ये एक मोटा खर्चा है, प्लस ये थोड़ा सा लंबे टाइम का है। जैसे जब भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमें फाइनेंशियल प्लानिंग हम जितना जल्दी करें, आप देखोगे उतना आपको एक टाइम कंपाउंडिंग नाम का मैजिक होता है जिसका आपको बेनिफिट मिलेगा। तो जितना आप जल्दी प्लान करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। तो जब मैं कह रही हूँ मीडियम गोल्स का मेरा कहने का मतलब है अगले 8 से 10 साल। जब मैं कह रही हूँ लॉन्ग टर्म गोल्स, तो मेरा कहने का मतलब है बच्चों की शादी, रिटायरमेंट प्लानिंग। तो वो जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं उनका मतलब 15 से 20 साल 25 साल, उतनी अवधि के उतना मेरे पास समय है। तो क्या ये सेटिंग गोल्स, क्योंकि ये सबसे मुख्य स्टेप है हमारा, जब हमने बोला हमें फाइनेंशियल प्लानिंग स्टेप बाय स्टेप करनी है, तो ये सबसे मेन स्टेप है हमारा कि आपको सबसे पहले इमरजेंसी फंड रखना है। फिर आपको समझ में आना चाहिए कि लाइफ इंश्योरेंस लेना, मेडिकल इंश्योरेंस लेना ऑप्शन नहीं है, ये मैंडेटरी है। आपको टेंशन फ्री रहने के लिए ये बहुत जरूरी है लेना। उसके बाद आप अपनी लाइफ के और गोल्स बनाएंगे। ये मैंने आपको बताया कि कंटिजेंसी फंड नॉर्मली आपके पास जितना आपका 6 महीने का खर्चा है उतना होना चाहिए, और आपको अपनी मंथली इनकम में से 20% के आसपास ये हर महीने निकालना चाहिए। उसके बाद आपको लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल कवर लेना चाहिए। मैंने आपको बताया कि लाइफ इंश्योरेंस जो है आपकी जितनी भी इनकम है कम से कम उसका 10 गुना होना चाहिए। अगर मैं साल में 10 लाख कमाती हूँ तो कम से कम मुझे 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेना चाहिए। मेडिकल इंश्योरेंस अगर आपकी 2 जनों की फैमिली है तो आज के अनुसार आपको, अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, अगर आप राउरकेला के अकॉर्डिंग थोड़ा सा उसको 20% 30% कम कर सकते हैं। तो मेडिकल इंश्योरेंस अगर आपकी 2 की फैमिली है तो आपके पास 10 लाख का जरूर होना चाहिए। अगर आपकी 4 जनों की फैमिली है तो 20 से 25 लाख का आपके पास जरूर होना चाहिए, ताकि सारी क्रिटिकल इलनेस जो उसमें कवर हो। फिर हमने बोला हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स होंगे 1 से लेकर 3 साल तक के, उसके बाद हमारे मीडियम और लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे। अब देखिए तीसरा स्टेप है इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। मेरे को ये पता होना चाहिए कि मार्केट में मैं पैसा कहाँ कहाँ लगा सकती हूँ, मेरे पास क्या क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। आप लोग गोल्ड में पैसा लगा सकते हैं। देखिए गोल्ड में हम सब पैसा लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक और चीज बताऊंगी। हम जब गोल्ड में पैसा लगाते हैं ना, तो हमारे यहाँ हम देखेंगे कि सपोज आपने पैसा लगाया, तो हमारे यहाँ मतलब हिंदू कल्चर में थोड़ा सा ये चीज है कि हम गोल्ड को बेचना जो है वो अशुभ माना जाता है। हम सिर्फ गोल्ड को खरीदते हैं, खरीदना शुभ माना जाता है और बेचना अशुभ माना जाता है। तो हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट तो कर लेते हैं, लेकिन आप देखेंगे जब आप उसको ना लिक्विडेट नहीं कर पाते, क्योंकि गोल्ड को बेचना अशुभ माना जाता है। तो ये हमने पैसा जोड़ के तो रखा, लेकिन शायद वो हमारी जरूरतों के लिए लिक्विडेट नहीं हो पाया। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगी कि गोल्ड के साथ साथ हमारे पास एक और ऑप्शन होता है। आजकल गोल्ड के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स मिलते हैं। गोल्ड फंड्स होते हैं मार्केट में, जिसमें आपको बहुत जितना जैसा आपका गोल्ड का रेट चल रहा है उसी तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपको उसमें अच्छी रिटर्न भी आती है। तो ये एक नया ऑप्शन है जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स यूज करते हैं। उसके बाद आप रियल एस्टेट में लगाते हैं पैसा। रियल एस्टेट में भी काफी अच्छा रिटर्न आता है, आप लगा सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा एक चीज का ध्यान दीजिए कि रियल एस्टेट की बस 2 ही कमियां हैं। एक कमी तो ये है कि मुझे जब बेचना है तो वो ना इजीली लिक्विडेट नहीं होता। अगर मुझे उस टाइम 20 लाख रुपए चाहिए, सपोज मैंने कहीं 15 लाख रुपए का फ्लैट लिया था और मुझे आज 20 लाख रुपए चाहिए, तो वो मेरा फ्लैट उतनी जल्दी नहीं बिक पाएगा। मैं उसको कैश कन्वर्ट करने में टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे ग्राहक ढूंढना है। और हो सकता है मेरे को 20 लाख रुपए मिल सकते थे, लेकिन मुझे बहुत जल्दी चाहिए, इसलिए अभी मुझे 18 लाख का ही ग्राहक मिल रहा है, तो मुझे उसको 18 में निकालना पड़े। तो रियल एस्टेट में देखिए कमाई होती है, लेकिन थोड़ा सा उसमें लिक्विडिटी का इशू रहता है। प्लस एक और इशू रहता है कि सपोज मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है 50 लाख रुपए की, अब मुझे चाहिए खाली 10 लाख रुपए। तो आपको ना रियल एस्टेट, अगर आपका फ्लैट है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आधा फ्लैट बेच दूं, आपको पूरा ही फ्लैट बेचना पड़ेगा। तो थोड़ा सा एक ये नुकसान होता है रियल एस्टेट का कि लिक्विडिटी इशू भी है, प्लस हमें वो चीज पूरी कन्वर्ट करनी पड़ती है, हम उसको टुकड़ों में नहीं निकाल सकते। फिर एक दूसरा ऑप्शन आता है पीपीएफ का, जो हम में से बहुत लोग करते हैं। तो पीपीएफ में जैसे मैंने आपको बताया, आपको 8% के आसपास रिटर्न मिलती है और आपको कोई टेंशन नहीं होती। मतलब जितने रिटर्न 8% है वो आपको जितनी बोली है उतनी रिटर्न ही मिलेगी। तो ये एक ऑप्शन है, लेकिन इसकी ड्रॉबैक क्या है थोड़ा सा इस ऑप्शन का, कि देखिए मैंने आपको बोला महंगाई दर जो है वो 7% है,
और आपको रिटर्न 8% ही मिल रही है। प्लस अगर आपने पिछले 4-5 सालों में देखा होगा तो हर साल पीपीएफ की जो रिटर्न है उसका रेट कम होता रहता है। तो आप देखेंगे कि ये लगभग हमारा इन्फ्लेशन रेट के बराबर ही है। तो फिर हमारा पैसा जितना बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन उसको वापस ले रहा है, तो हमारा पैसा तो बढ़ा ही नहीं असली में। हमें जो चीज खरीदनी थी, अगर उस चीज की आज आपको 25 लाख, आज के 25 लाख रुपए जब आपको चाहिए तब उसकी कीमत अगर 45 लाख होगी तो आपके पास तो 25 लाख ही बचे, क्योंकि वो 45 तो बन ही नहीं पाए, इन्फ्लेशन ने वो सारा ले लिया। तो थोड़ा सा ये ड्रॉबैक है आपका पीपीएफ का। फिर एक आता है डायरेक्ट इक्विटी, जिसमें मैंने आपको बोला कि जैसे आप देखिए, अगर आपको बहुत अच्छी नॉलेज है शेयर मार्केट की, अगर आपके पास टाइम है, तो आप आराम से डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि यही कहा जाता है कि देखिए, आप जिस चीज में एक्सपर्ट हैं, आप अपने बिजनेस में एक्सपर्ट हैं, तो आप अपनी एक्सपर्टीज, आप अपना नॉलेज, आप अपना टाइम अपने बिजनेस में लगाइए, राइट। और ये डायरेक्ट इक्विटी में लगाने से अच्छा हम फाइनेंशियल एडवाइजर्स ये रिकमेंड करते हैं कि आप म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हैं पैसा, क्योंकि वहां पर जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो उस चीज को मैनेज करते हैं। तो उनको पूरा, जैसा मैं आपसे ये कहूँ, सपोज आज मेरे घर में एक बेबी होता है, ठीक है, तो मैं क्या चाहूंगी, अगर मैं अपने घर में, सपोज मैंने न्यूक्लियर फैमिली से हूँ और मेरे घर में मैंने कोई, मुझे बेबी सिटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, तो देखिए बच्चे को तो जैसे मैंने बोला डायरेक्ट इक्विटी, आप ये समझिए कि मैं उसको खुद संभाल रही हूँ, तो ऑब्वियसली माँ बच्चे को तो संभाल ही लेगी अगर जब कुछ भी ऐसा सिनेरियो होगा। लेकिन हमेशा वो यही चाहेगी कि उनकी मदर इन लॉ या उनकी मदर जो कि एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है वो उसको संभाले, तो उसकी परवरिश अच्छे से हो पाएगी। इसके लिए थैंक यू दीदी। ओके, थैंक यू सो मच। यस, तो आप यही सोचेंगी कि देखिए आप तो संभाल ही सकती हैं, अगर आप अकेली हैं तो हर माँ संभालती है, बट स्टिल आपको ये लगेगा कि अगर आपकी सासू माँ, अगर आपकी माँ उनको संभाले जो कि इस चीज में बहुत एक्सपीरियंस्ड है, तो आपको लगेगा, आपको माइंड में ये सेटिस्फेक्शन होगी कि उस बच्चे का जो स्टार्टिंग के 1 साल में उसको केयर चाहिए होती है वो उसको बहुत अच्छे से मिलेगी। तो यही काम हमारे म्यूचुअल फंड्स भी करते हैं कि उनको म्यूचुअल फंड्स में जो मैनेजर्स होते हैं बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनको पता है कि कहाँ पैसा लगाना है, कब लगाना चाहिए, कब निकालना चाहिए। तो उससे जब हम म्यूचुअल फंड से लगाते हैं तो हमें थोड़ी माइंड में सेटिस्फेक्शन होती है, हमें राहत होती है कि हमारा पैसा जो है वो सेफ हैंड्स में है। फिर उसके बाद हमारे बॉन्ड्स और डिबेंचर्स आते हैं। आपने ये सुना होगा कि जैसे कई बार कहते हैं ना, अगर आपने घर बेचा है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ये वाले बॉन्ड्स खरीद लें तो आपका टैक्स बच जाता है। तो इस तरीके के बॉन्ड्स मिलते हैं। फिर मार्केट में और भी प्लान्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा मनी बैक प्लान, कहते हैं कि आपको हर 5-5 साल बाद आपका बच्चा 5th में जाएगा तो इतने मिलेंगे, 10th में जाएगा तो इतने मिलेंगे, तो इनको मनी बैक प्लान्स बोलते हैं। ये भी मार्केट में ऑप्शन अवेलेबल है। इनमें रिटर्न नॉर्मली 7 से लेकर मैक्सिमम 9-10% तक आ जाता है। तो हमारा तीसरा स्टेप था कि हमें इन सब इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो हम सिलेक्ट कर पाएंगे कि मेरे लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब इनमें से एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करना समझते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर 3 गोल्स ले रखे हैं जो सभी के लाइफ के होते हैं। एक है बच्चों की शिक्षा, दूसरा है बच्चों की शादी, और लास्ट गोल है रिटायरमेंट, जो कि मुझे 55 साल में चाहिए। और हम ये मान रहे हैं कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब आजकल क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज काफी इंप्रूव हो गई हैं, तो नॉर्मली एक इंसान जो है वो 80 इयर्स तक जीता है। और आप देखेंगे महिलाओं की जो एज है वो थोड़ी ज्यादा होती है, मेंस के कंपैरेटिवली जो विमेन हैं वो ज्यादा समय तक जीती हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, जैसे मैंने बोला चिल्ड्रन एजुकेशन। अब आप देखेंगे मैंने स्क्रीन पे लिखा है, आज अगर उस बच्चे की पढ़ाई के लिए 25 लाख रुपए का खर्चा है, तो मैंने ये देखा अगर ये खर्चा मुझे 16 साल बाद करना है, मैंने स्क्रीन पे लिखा है टाइम इन इयर्स, अगर मुझे ये खर्चा 16 साल बाद करना है, तो 16 साल बाद अगर मैं महंगाई दर लगाऊं, सपोज करिए 7%, तो मुझे 73 लाख चाहिए होगा उस टाइम। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या है, मैंने ये गोल बनाया कि मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है, उसके लिए आज 25 लाख रुपए चाहिए। फिर हम देखेंगे जो आज 25 लाख रुपए हैं वो हमें कितने साल बाद चाहिए, हमें 16 साल बाद चाहिए। तो 16 साल बाद कितने चाहिए होंगे, तो हमने देखा हमें 73 लाख चाहिए होंगे। तो अब आप देखिए मैंने यहाँ पे 2 ऑप्शन ले रखे हैं,
आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीन पर दो ऑप्शन ले रखे हैं, मैंने दो फंड्स लिए हैं। क्या मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, प्लीज आप अपने स्पीकर्स म्यूट कर दीजिए सो दैट डिस्टर्बेंस ना आए। आप देखेंगे अगर ये 25 लाख रुपए आप किसी ऐसी जगह निवेश करते हैं जहां आपको 10% की रिटर्न मिलती है, तो आपको आज से ही 15,000 रुपए हर महीने सेव करने पड़ेंगे ताकि आपको 16 साल के बाद वो 73 लाख मिल पाए। और अगर आप किसी ऐसी जगह निवेश करती हैं, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में आपको सब बताया कि कौन सी जगह से कितनी रिटर्न आती है, तो अगर आप किसी इक्विटी फंड में निवेश करती हैं जो कि आपको 12% तक देने की क्षमता रखता है, तो आप देखेंगे आपको महीने में 12,000 रुपए जोड़ने होंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि मेरा कितना पैसा आज, उसकी कितना खर्चा है, मुझे कितने टाइम बाद चाहिए, उस टाइम कितना खर्चा होगा, और मैं कहाँ पैसा लगाऊं कि मेरे को वो गोल मीट हो जाए। तो हमने देखा अगर हम किसी ऐसी जगह पैसा लगाएं जिसमें 10% का रिटर्न आता है, तो मुझे आज हर महीने 16 साल तक 15,000 रुपए सेव करने हैं। लेकिन अगर हम ऐसी जगह लगाएं, अगर हमें ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा रिस्क ले सकती हूँ और मैं ऐसी जगह लगाऊं जहां पे 12% रिटर्न आने की क्षमता है, तो आपको कम पैसे सेव करने हैं, आपको 12,000 ही सेव करने हैं। देखिए यहाँ पे मैं, क्योंकि हम इक्विटी फंड का एग्जाम्पल लिया है, तो मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ। हम में से ना बहुत सारों के माइंड में ये होता है कि जब हम म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं, जब हम स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, तो पैसा डूबता है। तो स्टॉक मार्केट का तो मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि हम डायरेक्ट लगाने की एडवाइस नहीं देते अगर आपके पास वो नॉलेज ना हो। लेकिन हम म्यूचुअल फंड में जरूर पैसा लगाने की एडवाइस देते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड के बारे में ना आप सबने ये सुना होगा, जब भी टीवी में ऐड आती है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो थोड़ा सा ये डिस्कस करना जरूरी है कि अगर रिस्क है तो हम क्यों बोल रहे हैं आपको कि आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाइए। देखिए म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, जब भी आप लंबे समय के लिए पैसा लगाते हैं, जब भी मैं लंबे समय कह रही हूँ, लंबे समय का मतलब मिनिमम 5 साल, जब भी आप लंबे समय के लिए पैसा लगाते हैं, तो अगर आप अभी तक का पिछला पूरा रिकॉर्ड देख लें, जितने साल से मार्केट में सेंसेक्स है, ठीक है, तो आप देखेंगे मार्केट में ना हर 4 से 5 साल बाद मंदी आती है, कुछ टाइम तक रहती है, फिर मार्केट ऊपर जाती है, इलेक्शन होते हैं, आते हैं, जाते हैं, भाव कम होते हैं, बढ़ते हैं। आप देखोगे आप जितना टाइम ले लो, कभी भी मार्केट हमेशा ऊपर नहीं रही, मार्केट हमेशा ऊपर होती है, नीचे होती है, ऊपर होती है, नीचे होती है, और ये फिक्स है, हर 4-5 साल में एक बार मंदी आती है। तो अगर आप ये देखेंगे, ये एक स्टडी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि किसी भी इन्वेस्टर ने अगर 8 साल के लिए पैसा लगाया है म्यूचुअल फंड्स में, कभी भी, मतलब किसी भी मार्केट में कोई भी साल में, अगर वो 8 साल तक मार्केट में रहा है इन्वेस्टर, तो वो 12% बड़े आराम से कमा के गया है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि जब भी हम लंबे समय के लिए आते हैं ना, तो या जैसे आप सब बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो आप ये बहुत अच्छे से समझ पाएंगी कि जब भी, देखिए जॉब और बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है। जॉब में आपकी इनकम जो है वो फिक्स है, अगर आपकी कंपनी हर साल में आपको 10% का इंक्रीमेंट दे रही है, लेकिन आपकी जरूरतें ज्यादा है, तो आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो, आप दूसरी जॉब चेंज कर लोगे, आप कहोगे मुझे तो 20% का हाइक चाहिए। लेकिन क्या आप हर साल जॉब चेंज करते रहोगे? नहीं। लेकिन जो बिजनेसमैन है उसको ये पता है कि मैं अपना बिजनेस जो है, बिजनेसमैन जैसे बोला जाता है कि ये अमीर है, ये बिजनेसमैन है, क्योंकि नॉर्मली उनमें क्षमता ज्यादा होती है, वो पैसा ज्यादा कमा सकते हैं। तो जो हम इक्विटी मार्केट बोल रहे हैं वो क्या है, जैसे मैं एक छोटा बिजनेसमैन हूँ, तो ऐसे हम दूसरे जो बड़े बिजनेसमैन है उनके बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं। तो ये हम सबको पता है कि कोई आदमी जॉब से रिच नहीं बनता, वो बिजनेस से रिच बनता है। तो सेम चीज यहाँ पे है कि जो मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दिए ना, सेविंग्स वाले, एफडी आरडी हमें करनी चाहिए, लेकिन देखिए आप उससे रिच नहीं बन पाएंगे। आप जो हम बोल रहे हैं ना वेल्थ क्रिएशन, वो नहीं कर पाएंगे। अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करनी है तो आपको बिजनेस में ही पैसा लगाना पड़ेगा, आपको बिजनेस ही करना पड़ेगा। तो जहां हम इक्विटी फंड की बात कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उसमें थोड़ा सा पैसा लगा रहे हैं, तो हम उनके बिजनेस में एक हिस्सेदार बन रहे हैं। और जब हम बोलते हैं कि हम बैंक में जाके एफडी कर रहे हैं, आप मुझे बताइए अगर मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, मैं आपको बोलूंगी कि आप जो है मेरे बिजनेस में, अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, आप मेरे बिजनेस में हिस्सा लेना चाहते हैं
या आप मेरे बिजनेस में लेनदार बनना चाहते हैं, तो हर कोई समझदार व्यक्ति बोलेगा मैं हिस्सा चाहता हूँ। लेनदार का मतलब मैं कहूंगी 10% लो और आपका बात खत्म, मैं जितना कमाऊंगी सारा नफा नुकसान मेरा। लेकिन बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज अपने स्पीकर्स म्यूट कर दीजिए, बीच बीच में डिस्टर्बेंस आ रही है। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे आइए अपने अगले गोल की तरफ देखते हैं। जैसे अगर हमें आज हमने सोचा कि एक एवरेज शादी का हमने एग्जाम्पल लिया, क्योंकि आजकल जो शादियां हो रही हैं वो नॉर्मली इतने फैंसी लेवल पे बच्चे पसंद नहीं करते हैं, वो डेस्टिनेशन वेडिंग ज्यादा पसंद करते हैं जिसमें 50 से 60 लोग जाते हैं। तो अगर आज का उसका एक्सपेंडिचर 15 लाख रुपए है और वो शादी आपको 18 साल बाद करनी है, तो हमने देखा आपको उस टाइम के 50 लाख रुपए चाहिए होंगे। तो अगर आप किसी ऐसी जगह निवेश करते हैं जहां पे 10% आपको रिटर्न मिलती है, तो आपको हर महीने आज से ही 8,000 रुपए सेव करना है। अगर आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं, आप सोचते हैं कि लंबा टाइम है, 18 साल तो बहुत लंबा टाइम है और मैं थोड़ा सा रिस्क ले सकता हूँ। रिस्क ले सकता हूँ मतलब जैसा हमने बोला कि बिजनेस में पैसा लगाना, कि जॉब में सारी चीजें लिमिटेड है, लेकिन लंबे समय तक बिजनेस में आप देखेंगे स्टार्टिंग में जब आप करते हैं तो आपको दिक्कतें आती हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद आपका बिजनेस सेट हो जाता है, तो फिर वहां पे आप उस चीज को कमाना स्टार्ट कर देते हैं। तो वही यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि जब भी लंबी अवधि है आपके पास, आप बड़े आराम से इक्विटी फंड्स में जा सकते हैं। वहां पे आप देखेंगे आपको हर महीने 6,000 करना है। तो यहाँ पे हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ के गोल सेट करिए और फिर देखिए उनकी आज कितने पैसे लगेंगे और आपको वो चीज कितने साल बाद चाहिए और उतने साल बाद उसकी कीमत कैसी होगी। अब जैसे मैंने आपको बताया, देखिए ये फाइनेंशियल प्लानिंग आप खुद भी कर सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल लिया बेबी वाला कि एक मदर अपने बेबी को खुद भी पाल सकती है, लेकिन वो हमेशा ये चाहेगी कि अगर वो किसी एक्सपीरियंस हैंड्स में हो तो उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन होती है, क्योंकि उस सामने वाले बंदे को तजुर्बा है। तो इसी तरीके से आप फाइनेंशियल प्लानिंग चाहे तो खुद कर सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से यही एडवाइस मैं आपको दूंगी कि अगर आपके पास एक फाइनेंशियल प्लानर है जिसको आप ये सारी चीजें बताएं, तो क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस पर्सन है तो वो बहुत अच्छे से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करेगा। देखिए हमने जो अभी फाइनेंशियल प्लानिंग करी, नॉर्मली हम टैक्स पॉइंट में हम उसको बोलते हैं हिट है तो फिट है। हिट है तो फिट है मतलब जो भी हमने डिस्कस करा हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं H इज फॉर हेल्थ इंश्योरेंस जो कि जरूर होना चाहिए, T इज फॉर टर्म प्लान जो कि जरूर होना चाहिए, और फिर हमें करनी है इन्वेस्टमेंट्स। हम में से ना कई लोग मैंने देखा है जब भी मैं बात करती हूँ आपने कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो आप लोग बोलते हैं मैंने तो LIC की पॉलिसी ले रखी है। थोड़ा सा हम लोग ना मिक्स मैच करते हैं। देखिए LIC की जो पॉलिसी है, अगेन जैसा मैंने आपको बताया, LIC की जो पॉलिसी है ना वो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स का एक मिक्स होता है। तो आपने देखिए जैसे बोला जाता है ना कि हमें कहीं भी एक जगह पैसा नहीं लगाना चाहिए, इसलिए मैं आपसे कहूंगी अगर आपके पास सिर्फ आपको लगता है कि मैंने तो LIC की पॉलिसीज ले रखी हैं, तो वो चीज आपने गलत कर रखी है, क्योंकि आपने सारा पैसा एक जगह लगा रखा है। प्लस आप देखोगे LIC की पॉलिसी जो है उसमें आपको छोटा छोटा कवर मिलता है, 10 लाख रुपए का कवर मिल गया और रिटर्न भी आपकी बहुत लिमिटेड आएगी। तो आपको हमेशा स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स में जाना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला टर्म प्लान क्या होता है, प्योर लाइफ कवर है। जैसे अगर आपके कान में प्रॉब्लम होगी तो हम कुछ लोग क्या करते हैं, पहले एक जनरल फिजिशियन के पास जाएंगे, वो बताएगा कि ये दवाई ले लो, अगर 2-3 दिन में ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो आप जो है फिर कान वाले डॉक्टर के पास जाना। तो हम आपको हमेशा ये एडवाइस करते हैं जब आपको पता है मेरे कान में दिक्कत है तो 3 दिन का क्यों वेट करना, डायरेक्ट कान वाले डॉक्टर के पास जाओ। तो वही चीज मैं आपको यहाँ समझाना चाह रही हूँ कि हम ये एडवाइस करते हैं कि आपका एक प्योर टर्म प्लान होना चाहिए, एक हेल्थ कवर होना चाहिए, और उसके बाद आप जितने भी प्रोडक्ट्स लो वो प्योर इन्वेस्टमेंट होने चाहिए, कुछ मिक्स मैच ना हो। लेकिन ये बहुत बार होता है कि हम सारा पैसा एक जगह नहीं लगाना चाहते, तो कुछ आपके पास FD होनी चाहिए, कुछ आपके पास LICs होने चाहिए, कुछ आपके पास इक्विटी फंड्स होने चाहिए। और ये लास्ट स्टेप भी बहुत जरूरी है, जैसा मैंने आपको बोला रिव्यूइंग द प्लान। हमें प्लान रिव्यू जरूर करना है। अगर आज आपकी महीने की इनकम लाख रुपए है
और आप उसके अकॉर्डिंग कर रहे हो, लेकिन 3 साल बाद आपकी महीने की इनकम 1.5 लाख रुपए हो जाती है, तो आपको 1.5 लाख के अकॉर्डिंग करना चाहिए। तो हर एक साल में मिनिमम आपको जरूर अपना प्लान रिव्यू करना चाहिए कि जैसा मैंने सोचा था वैसा हो रहा है, या क्या मेरे कोई नए गोल्स तो नहीं आ गए मेरे पास। देखिए लास्ट ये हमारा स्लाइड है, फिर हम खत्म कर रहे हैं। ये स्लाइड है व्हेन टू डू फाइनेंशियल प्लानिंग, कब करनी चाहिए। देखो इसका सिर्फ एक ही जवाब है, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग आज से करनी चाहिए। देखिए मैं आपको एक बार ये स्क्रीन स्टॉप करके मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल दिखाती हूँ, जिसको देख के आप सभी हैरान रह जाएंगे कि ऐसा भी होता है, इतना डिफरेंस भी आता है। आप कंफर्म करेंगे कि ये स्क्रीन आपको दिख रही है जिसमें टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है? दिख रही है। ओके देखिए ये लास्ट एग्जांपल है हमारा। अब यहाँ पे ना हमारे 2 फ्रेंड्स हैं मेरे, एक मिस्टर एस हैं, एस मैंने बोला है स्मार्ट इन्वेस्टर एस, और एक मिस्टर सी है, सी मतलब कॉमन इन्वेस्टर। तो आप देखिए मिस्टर एस जो हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना 19 साल से स्टार्ट कर दिया। जब उनकी एज 19 साल थी तब से उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करा। और एक मिस्टर सी हैं जिन्होंने 26 साल से स्टार्ट करा। दोनों हर साल 50,000 रुपए देते हैं, 50,000 रुपए सेव करते हैं साल के। अब आप देखिए मिस्टर एस जो हैं, जो 19 साल के हैं, वो सिर्फ 25 साल तक सेव करते हैं। 25 साल मतलब जब उनकी एज 25 साल होती है, तो 19 से 25 मतलब सिर्फ 6 सालों के लिए 7 सालों के लिए उन्होंने हर साल 50,000 रुपए सेव करे। तो मतलब उन्होंने टोटल कितने रुपए सेव करे? 3.5 लाख रुपए। ठीक है। अब आप मिस्टर सी का देखिए, मिस्टर सी की उम्र 26 साल है, वो हर महीने हर साल में 50,000 रुपए सेव करते हैं, लेकिन वो 65 ईयर्स तक सेव करते हैं। जब उनकी एज 65 ईयर्स है, मतलब उन्होंने 40 साल, हर 40 साल तक हर साल 50,000 रुपए दिए, तो टोटल उन्होंने कितने पैसे लगाए? 20 लाख। अब आप जरा स्क्रीन पे देखिए, आप सबको देख के बहुत हैरानी होगी कि मिस्टर एस जिसने केवल 3.5 लाख रुपए लगाए थे, उनकी वेल्थ अगर हम देखें 65 साल के जब वो हुए तो उनकी वेल्थ है 5.25 करोड़। मिस्टर एस जिन्होंने सिर्फ 3.5 लाख रुपए लगाए थे, उनकी वेल्थ है 5.25 करोड़। और मिस्टर सी जिन्होंने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे, उनके खाली ऊपर गए थे क्या? सबसे ऊपर 4.25 करोड़ के आसपास है। सबसे ऊपर गए थे, सबसे ऊपर, वो सबसे ऊपर का कर देना बोली। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज अपने स्पीकर्स म्यूट कर दीजिए, बिकॉज बीच में बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। धोना है बोल रहा था ना, सो पैन वहाँ डाल दे, वहीं डाल दीजिए। थैंक यू। तो ये आप देखिए स्क्रीन पे, आप सबको ये देख के हैरानी हो रही होगी कि 3.5 लाख के 5.25 करोड़ बन गए और 20 लाख के सिर्फ 4.25 करोड़ बने। तो देखिए इसका आंसर जो है ना, इसका आंसर है कि जब भी हम निवेश करते हैं तो आप कितना निवेश कर रहे हैं ये तो बाद की बात है। सबसे पहले होता है टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट। आप अपने निवेश को जितना टाइम देंगे ना, आप देखेंगे उतनी वेल्थ जनरेट होगी। तो आप देखेंगे मिस्टर एस ने अपने निवेश को सिर्फ और सिर्फ उन्होंने 19 साल से स्टार्ट करा और मिस्टर सी ने 26 साल से स्टार्ट करा, तो सिर्फ 7 साल का गैप था। लेकिन आप देखेंगे 7 साल के गैप ने हमारे कितना डिफरेंस क्रिएट कर दिया। कहाँ 3.5 लाख का 5.25 करोड़ और कहाँ 20 लाख का 4.25 करोड़। तो इसको हम टाइम कंपाउंडिंग बोलते हैं। तो मैंने बोला था एक मैजिकल चीज है, मैं एंड में बताऊंगी कि आप ये मान के चलिए कि अगर आप इक्विटी फंड में पैसा लगा रहे हैं तो हर 6 साल में आपका पैसा डबल होता है, एक एवरेज है। तो अगर आप इसको ऐसे देख लीजिए, अगर ये 19 साल वाला जो मिस्टर एस है, अगर ये 5.25 करोड़ को 7 साल और दे देना तो उनको 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो हम लोग गलती क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, पैसे को बीच में निकाल लेते हैं। हमें सोचते हैं ये चीज तो हो नहीं रही, बीच में निकाल लेते हैं। तो यही सब, अगर आप देखेंगे जैसे मैंने बोला, आप हम जो लेडीज हैं उनको एफडी बहुत फेवरेट होती है, हम लेडीज की एफडी बहुत फेवरेट होती है। तो हम क्या करते हैं, बैंक में जाके 1 साल की एफडी कराते हैं। फिर पता लगता है बैंक से फोन आता है कि मैडम ये आपकी एफडी मैच्योर हो गई। अच्छा आप कहते हैं मैं आती हूँ, आप उसको दोबारा रिन्यू करा देते हैं।
फिर आप 1 साल बाद दोबारा रिन्यू कराते हैं। तो नॉर्मली ना हम ये चीजें बहुत करते हैं। तो आप देखोगे जब आप ऐसा करते हो आपका पैसा सिर्फ एक लिमिटेड, एक सीमित तरीके से ही बढ़ रहा है। लेकिन जब वही पैसे को हम एक लंबे टाइम के लिए छोड़ देते हैं तो आप ये मान के चलिए हर 6 से 7 साल में आपका पैसा डबल होता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और आपको यही मैसेज देती हूँ कि देखिए, सबसे पहले अपने सपनों को सिर्फ सपने मत रखिए, उनको अपने पार्टनर के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्कस करके उनको एक प्लान, उनको एक गोल बनाइए और फिर उस गोल को किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ मिलके शेप दीजिए। तभी आप देखेंगे हमारे लाइफ के जितने फाइनेंशियल गोल्स हैं वो हम बहुत अच्छे से अचीव कर पाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि मैंने जो फाइनेंशियल प्लानिंग समझाया वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। मैं हमारे साथ मेरे पार्टनर मिस्टर DS अग्रवाल जो हमारी कंपनी के फाउंडर हैं वो भी जुड़े हुए हैं। मैं देख सकती हूँ वो कॉल पर हैं। तो अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो हम दोनों आपके सवालों के जवाब देने में बहुत ही प्रसन्नता महसूस करेंगे। मैं क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रही हूँ। ममता जी पूछ रही हैं, I have invested an amount of 2 lakhs in mutual funds for 5 years expecting return this. After 5 years NAV goes down, what should be done? And that fund was created for a period of 5 years. Okay. देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि जब भी आप किसी जगह इन्वेस्टमेंट करने जाती है ना तो आपको देखना होता है कि मुझे कितने टाइम बाद पैसा चाहिए, ठीक है। प्लस जैसा आपने अभी बताया कि आपने ये मान के चला था कि मैंने 5 साल के लिए पैसा लगाना था, आपने पैसा लगाया, अब आपने देखा कि एक एबनॉर्मल सिचुएशन आ गई मार्केट में जिसमें मेरा पैसा डाउन है, तो आप कहोगे कि मैंने तो पहले से ही सोचा था कि 5 साल के लिए पैसा लगाना है। तो दो चीजें हो सकती हैं, एक तो हमें ना अपना फंड देखना चाहिए कि क्या आपने जिस फंड में पैसा लगाया था वो फंड अच्छा था, एक एवरेज फंड था जो कि ठीक ठाक परफॉर्म करता है, और अगर वो फंड सही था तो यही एडवाइस देंगे। मैंने आपको एक एग्जांपल शेयर करा कि आज तक का जैसी भी मार्केट रही है, अगर हम एक 8 साल, एक औसत है, एक एवरेज है कि अगर हम किसी भी म्यूचुअल फंड को 8 साल देते हैं तो हमेशा वो रिटर्न आपको कमा के देता है। तो ममता जी, मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि एक तो आपको अपना फंड देखना चाहिए कि अगर आपने ठीक ठाक फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, अगर कर रखा है तो बेशक आपने पहले 5 साल के लिए करा था, आप उसको थोड़ा समय और दीजिए, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अदरवाइज मैं आपको शेयर करती कि कितने सारे एग्जांपल हैं कि आज फंड जो है वो नेगेटिव 10% दे रहे हैं और अगले 1 साल में जैसी मार्केट ठीक हुई वही नेगेटिव 10 जो है 12% हो गया, और आप कहेंगे कि मैंने तो इसको नेगेटिव में निकाल लिया था और अब देखिए एकदम से ये 12% दे रहा है। तो अगर आपको उस फंड की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, उस पैसे की, तो आप आंख बंद करके, अगर वो फंड अच्छा है तो आप उस पैसे को लगे रहने दीजिए। आप देखिए बड़े आराम से आपको 12% के आसपास रिटर्न मिलेगा। बार बार इसको धन्यवाद दे रहे पर अब खेल भी रहे हो। और क्वेश्चंस मुझे अभी स्क्रीन पे दिख नहीं रहे। निशा जी, मेरा एक सवाल है। हाँ जी। जैसे आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जैसे हम लेडीज हैं, हमारे पास तो हर साल कुछ कुछ मतलब हमारा सेविंग्स होता है, मतलब उसको अभी आफ्टर 50 इयर्स मेरे को लगता है हमारे पास एक बड़ा अमाउंट होता है, तो उसको हम कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करें? आपके पास टाइम कितना है उसके लिए आपने क्या बताया, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं? जैसे हमारे फ्यूचर के लिए, जैसे आप बोले हमारे फ्यूचर के लिए हम लेडीज, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सेविंग करें उसको। एक तो जैसे अगर आपके पास समय लंबा है, मतलब आपके पास मिनिमम 10 साल टाइप है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि जो इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स भी बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। इक्विटी फंड्स होते हैं जिसमें आपको बड़े आराम से 10 साल में 12% के आसपास मिल जाता है। अच्छा। या अगर आपको लगता है कि नहीं, मैंने आज तक कभी इन्वेस्ट नहीं करा, मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, तो म्यूचुअल फंड में भी ना एक हाइब्रिड फंड्स कह के आते हैं जिसमें कुछ पोर्शन डेट मतलब FD बॉन्ड्स जिनमें फिक्स दर होती है, कुछ पोर्शन उसमें लगता है, बाकी जैसे 30% हमारा डेट में लग गया, 70% इक्विटी में लग गया, तो आप उस फंड में भी इन्वेस्ट कर सकती हैं। वहां पे भी आपको 10 से 11% बड़े आराम से 10 साल में रिटर्न मिल जाएगी। तो अभी तक मार्केट में जितने इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें से हम ये इंस्ट्रूमेंट सजेस्ट करते हैं क्योंकि ये अच्छे ऑप्शंस हैं लंबे समय के लिए। ओके, थैंक यू।
और भी कोई किसी का सवाल है तो पूछ सकते हैं हमारी बहनें। हेलो, आज सब मुझे सुन पा रहे हैं ना? हाँ जी, सब निशा सुन पा जी, रहे हैं। हेलो निशा। हाँ जी, हाँ जी मैं सुनीता बोल जी। रही थी, अगर हमारे पास इतना वक्त नहीं है 10 साल के लिए, हम हाँ जी, 4-5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हमें किसमें करना चाहिए? ओके। देखिए, अगर आपके पास 4-5 साल का समय है तो हाँ जैसे मैंने बोला, आप एफडी में भी कर सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे आजकल ना एफडी के रेट, जैसे 5 साल पहले तक हमें एफडी में 9% बड़े आराम से मिल जाता था। आज आप देखोगे, आप एफडी करने जाओगे आपको 6 से 7% के बीच में मिलता है। तो अगर आप एफडी में भी कर सकते हैं, बट मैं आपको एडवाइस करूंगी, एक डेट फंड्स आते हैं जो नॉर्मली हमारे 3 साल 5 साल के लिए, देखिए आप डेट इक्विटी फंड। में भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास इक्विटी और डेट फंड्स, एक डेट फंड्स भी होते हैं जो मार्केट में जितना भी एफडी का रेट चल रहा होता है उससे 1 से 1.5% फालतू देते हैं। तो आप उन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स उनको बोलते हैं। और अगर आप थोड़ा सा, जैसे मैंने बोला, मैं एक जॉब और बिजनेसमैन, दोनों का एंगल अलग होता है। आप जितना रिस्क लेंगे उतना आपको रिटर्न मिलेगा। अगर आप 5 साल में, जैसे कि अभी मंदी का दौर ऑलरेडी चल रहा है, अब हम सबको यही उम्मीद है कि शायद अगले 1 साल में जैसे जैसे वैक्सीन आएगी, चीजें ठीक होंगी, मार्केट नॉर्मल आएगी, तो हमें ये आशा है कि मंदी वाला दौर निकल गया, अब जो टाइम आएगा उसमें चीजें ऊपर जाएंगी। जैसे मैंने बोला, हर बार ऊपर नीचे होता रहता है। तो जैसे हमने ये पिछले मार्च में जैसे ही कोविड-19 आया था, सब लोग बहुत पैनिक कर रहे थे कि हमारी सारी चीजें डाउन हो रही हैं, लेकिन हमने अपना पैसा, अपने जो खास इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने हमें बोला, सबने पैसा लगाया, क्योंकि उनको पता है कि अभी चीज सस्ते में मिल रही है। और अब जब चीजें ऊपर जाएंगी तो जो नॉर्मल बंदा कमाएगा, हम उससे बहुत बेटर कमाएंगे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, आप इक्विटी फंड्स में भी जा सकती हैं, या अगर आप बहुत ही कंजर्वेटिव हैं तो फिर आप डेट म्यूचुअल फंड्स में जा सकती हैं। धन्यवाद, बहुत अच्छा से आपने समझाया। आज के प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि मेरा, देखिए, उद्देश्य यही था कि एक जो हम लेडीज में थोड़ा सा हेजिटेशन होता है ना, कि ये फाइनेंशियल मैटर्स हमारे मतलब के नहीं होते, हमें वो चीजें अपने माइंड से हटानी है। हमें पता होना चाहिए, और एटलीस्ट हम जब डिसीजन हमारे हस्बैंड्स ले रहे हैं, हम थोड़ा सा उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं कि अच्छा, हम देखें कि स्टेटमेंट आती है कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि हम डेली कुछ ना कुछ सुनते हैं कि कभी कुछ ऐसा इंस्टेंस हो गया, कभी कुछ हो गया, अब लेडीज को अपने आप करना पड़ रहा है। तो एकदम से अगर उनको ये चीजें पता नहीं हो तो उनके लिए बड़ी परेशानी हो जाती है। तो हमें थोड़ा ये जागरूक रहना चाहिए स्टार्टिंग से कि हमें कहाँ करना चाहिए। और प्लस सपनों को खाली सपने नहीं रहने देना, हमें उनको शेप देके तिशा जैसे स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है। वेरी नाइस। यस। सो ललिता जी, थैंक यू। अगर आपके और कोई क्वेश्चन है तो आप बताइए। मैं माफी चाहूंगी, मैंने थोड़ा ज्यादा समय ले लिया, लेकिन पता नहीं है, मेरा थोड़ा ड्रॉबैक है कि मैं जब भी बोलती हूँ तो मैं बोलती जाती हूँ। बहुत अच्छा, नॉन स्टॉप 1 आवर तक बोलना पैशन का काम है, हर कोई नहीं कर सकता है। हाँ, बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद। निशा जी, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। हाँ जी सुनीता जी। ये कि ठीक है, अभी तक तो हम नहीं किए सेफ, लेकिन Okay. आज की उम्र में यदि हम सेफ करना चाहते हैं तो क्या करें? आप कह रहे हैं सेविंग नहीं अभी करें तक या? तो मैं हाउसवाइफ थी, हाँ जी। अभी तक तो मेरा कोई बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ओके। देखिए, मैं जो अभी जैसे मैंने आपको बोला ना कि हम हाउसवाइफ से, आप ये मत समझिए कि हम हाउसवाइफ्स हैं, हम होम मेकर हैं तो हम सेव नहीं करती। ये सबको पता है कि हाउसवाइफ्स ही बेस्ट सेवर्स होती हैं। हाँ, हाउसवाइफ ही होती है, घर का ठीक बजट है, चलाती हैं। अगर आप ठीक है आपका। कमाती नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता है कि आपके घर का बजट कितना है, आपको हाँ, पता है कि आपके हस्बैंड आप कितना कमा के लाते हैं, आपके घर का बच्चों का कितना है, आपको सारी चीजें पता है। और हाँ, आप ही देखती हैं कि अगर बच्चों ने कोई डिमांड करी तो पापा तो हमेशा डिमांड पूरी करते हैं, लेकिन हम जो मम्मियां होती हैं उनको पता है कि नहीं, ये जो है ये फालतू की डिमांड है, इसको हम थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये मत सोचिए कि आप सेविंग नहीं करती, आप सेविंग करती हैं, क्योंकि आप अपना बजट मैनेज करती हैं। जहां फालतू खर्चा आ रहा होगा वहां पे आप उनको रोकती हैं। तो ये तो सेविंग है। लेकिन अब मैं आपसे कहूंगी कि जैसे मैंने बोला, सेविंग आप सब करती हैं, लेकिन अब आप ना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करिए। इन्वेस्टमेंट मतलब जैसे मैंने बोला कि थोड़ा थोड़ा जो बिल्कुल सिक्योर वाले, बिल्कुल रिस्क फ्री वाले म्यूचुअल फंड्स हैं, आप वहां लगा सकती हैं पैसा। आजकल तो ऐसा है कि सब चीज पेपर वर्क होता है, जो कि हाँ, हस्बैंड के हाथ में होता है। ओके।
तो देखिए, अगर हम अभी कुछ नहीं करते, एकदम से तो हम नहीं कर सकते, तो हम यही कर सकते हैं, पहला स्टेप आप लेंगे, आप हस्बैंड से डिस्कस करेंगे कि हम कहाँ कहाँ पे, आप समझेंगे कि हम कहाँ कहाँ पैसा लगाते हैं। फिर अगर आपको समझ में आएगा और आपको लगता है कि मैं अपने हस्बैंड को थोड़ा सा एडवाइस दे सकती हूँ स्टार्टिंग में, एकदम से तो आप नहीं बता सकती जो आप कर रहे हो बिल्कुल गलत है, आपको ये करना चाहिए, राइट। आप थोड़ा थोड़ा, जब आपको लगता है कि वो इस मूड में है कि वो समझ सकते हैं, तो आप उनको बोल सकती हैं कि मैंने ऐसा कुछ सुना था कि ये यहाँ लगाने से ऐसा होता है। आपने चीजें डिस्कस करी, फिर हो सकता है कि जैसे मैंने बोला, आप हमें कांटेक्ट कर सकती हैं। एक मतलब मैं और मेरे पार्टनर DS अग्रवाल, मेरे पार्टनर भी हैं और मेरे लाइफ पार्टनर भी हैं। तो हम दोनों का ये पैशन है और हम दोनों का ये काम ही है कि हम इन्वेस्टमेंट प्लानिंग्स करते हैं, हम अपने क्लाइंट्स के लिए वेल्थ क्रिएट करते हैं। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकती हैं, मतलब हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी, आप सजेस्ट कर देंगे, लेकिन उसके लिए तो आजकल पैन कार्ड वगैरह सब चीज चाहिए होता है। हाँ जी, तो वो हम ही आपको बताएंगे। जैसे जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर होता है ना, जैसे आप हमारे पास आएंगे तो हम सब आपका काम करवा के देंगे। पैन कार्ड लगाना है, हम आपको बताएंगे, ये पेपर साइन करना है, यहाँ लगाना है, मतलब वो कंप्लीट जो सॉल्यूशन होता है वो हम लोग आपको देंगे। आपको सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन देनी है, आपको सिर्फ मुझे ये बताना है सुनीता जी कि निशा, मैं इतना पैसा सेव कर सकती हूँ इतने समय के लिए और ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। और थोड़े थोड़े हर 1 साल बाद आपको मुझे कॉल करके पूछना है कि मेरा कैसा चल रहा है, नहीं तो हम आपको तो तंग करते ही रहेंगे। थैंक यू निशा जी, थैंक यू सो मच। मैं अब हमारी अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष शारदा जी से अनुरोध करूंगी, वो कुछ बोलें। शारदा जी। शारदा जी चली गई है। अच्छा, सॉरी ललिता भाभी, शारदा जी चली गई है। हमारी पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष पुष्पा जी खेतान से अनुरोध करेंगे, वो कुछ बोलें। पुष्पा भाभी तो शायद जुड़ी नहीं है। नहीं जुड़ी थी, अभी भी लेफ्ट हुई है। अच्छा, क्या? हाँ, सेशन बहुत लंबा आई ले थी लिया तो सब चले गए। हाँ, 5 मिनट के लिए शारदा जी आई थी, वो मेरे को पहले ही बोल दी थी कि मेरे पास एक जन और सेशन है उनका, वहां भी जाना जरूरी है। अच्छा, रानी जी है क्या हमारे साथ? रानी जी जुड़ी हुई है? रानी भाभी जी हैं, रानी भाभी जी हैं। रानी जी से अनुरोध करती हूँ, वो कुछ बोलें। स्पीकर ऑफ है आई थिंक। रानी जी, आप सुन पा रही है ना मुझे? ऑफ है। अच्छा, चलिए हम भी अभी परिसमाप्ति की ओर बढ़ते हैं। हाँ, आपको मेरी आवाज सुन रही है क्या? अच्छा, आ गई रानी जी, आ गई। हाँ, सुन रही है भाभी जी। हाँ 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 हाँ, सभी बहनों को मेरा नमस्ते। बहुत अच्छा लगा आज उन्होंने, वक्ता ने हमारे इतनी अच्छी जानकारी दी, इतनी अच्छी चीजें हम लोग को इन्वेस्ट करने के लिए बताई, जो हमें कई चीजों का तो अंदाजा भी नहीं था। उन्होंने फाइनेंस के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, सुनकर बहुत ही अच्छा लगा और हमें भी उनकी प्रेरणा के अनुसार कुछ सीखना चाहिए। बहुत अच्छा लगा सुन के, बात सुनकर, उन्होंने बहुत अच्छी जानकारियां दी। धन्यवाद। धन्यवाद रानी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद ललिता जी। हमारे हाँ, शाखा अध्यक्ष हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। हमारी सेक्रेटरी रेशमा जी का और अभी हमारी सभी बहनों का और हमारी जितने भी पास्ट प्रेसिडेंट इस वेबिनार से जुड़े सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा, हमारी सचिवा, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी प्रकल्प प्रमुख भी जुड़ी हुई है क्या? आई नहीं ना संगीता जी? नहीं, रंजना आई थी, वो थी, रंजना थी, लेकिन हमारी अभी उत्कल चली की गई है। प्रमुख, उत्कल की प्रमुख जी जुड़ी है? नीलम जी नहीं आई, नीलम जी नहीं आई आज। चलिए, सबको बहुत नहीं, बहुत आई थी धन्यवाद। नीलम जी। लेकिन अंत में सबसे धन्यवाद के पात्र हैं हमारे निशा जी, जिन्होंने क्या, क्यों, कब, कैसे इन्वेस्ट करना है, मतलब चारों दिशा से हमें, चारों तरफ से इतना अच्छा हमको गाइड करे। सबसे बड़ी अच्छी बात उनकी ये लगी, सपनों के भरोसे की उड़ान। सपना तो हम देखते हैं, उड़ना भी चाहते हैं, लेकिन सपनों के भरोसे हम उड़े, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद निशा जी आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का थैंक यू निशा भाभी मेरी मुझे तरफ अवसर से प्रदान भी। करने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू ललिता जी, मैं यहाँ से मीटिंग एंड कर सकती हूँ फिर? जी हाँ, सभी बहनों को राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। और निशा जी, आपको हम फिर सुनना चाहेंगे कभी मौका मिला तो। जरूर जरूर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ललिता जी, मैं यहाँ से एंड कर दूं क्या? हाँ जी हाँ हाँ जी कर दीजिए। हाँ जी हाँ जी। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, हैव अ थैंक नाइस यू। डे।